तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स इस सब्जेक्ट के टोटल आप लोगों को 8 क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये सेकंड सेमेस्टर में होता है बच्चों के पास, और सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हो। इसमें टोटल आप लोगों की 4 यूनिट दी गई है, आप 4 चैप्टर भी बोल सकते हो। इसी सिलेबस से हमने आप लोगों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग ये 8 क्वेश्चन करके चले जाओगे तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 8 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं घुमा फिरा के। तो जो पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो आप लोगों की 19वीं शताब्दी थी, 19th सेंचुरी थी, उसमें भाई दिल्ली में कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से चेंजेस हुए दिल्ली के अंदर, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक चीज और समझ लो भाई, क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे इस बार कि आप लोगों को आंसर आता होगा, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसका ऑप्शन देख सकते हो, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है और इनका आंसर भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के फिरा के पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन को अलग समझ बैठोगे और आंसर नहीं लिख पाओगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली आप लोगों को आंसर को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजीली एग्जाम में लिखाओगे। इसमें भाई आप लोगों से घुमा फिरा के ये पूछा गया है कि जो शाहजहानाबाद था, यानी कि जो दिल्ली था, और जो मुगल दरबार था, मुगल अंपायर था या कोर्ट आप बोल सकते हो इंग्लिश में, इसमें भाई जब अंग्रेज आ गए थे 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, तो फिर उसके बाद भाई क्या क्या चीजें हुई हैं, वही सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। इसमें भाई आप लोगों से सीधे सीधे पूछ लिया था, लेकिन इसमें जो है घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन पूछ रहा एक ही बात है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में भी। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 19th सेंचुरी में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले बात करें भाई हम राजनीतिक चेंजेस की, पॉलिटिकल चेंजेस आप बोल सकते हो इंग्लिश में इसे। इसमें भाई जो मुगल साम्राज्य था, जो मुगल अंपायर था, उसका पतन हो गया, वो खत्म हो गया, यानी कि उसका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि भाई अब पूरे भारत में और दिल्ली में जो है अंग्रेजों का कंट्रोल होने लगा था धीरे धीरे। तो जो मुगल थे ना भाई, उनका कंट्रोल धीरे धीरे जाता चला गया। और जो आखिरी भाई मुगल सम्राट थे ना, बहादुर शाह जफर, जो आखिरी राजा थे मुगलों के, वो भी भाई नाम मात्र के ही राजा थे। असली जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था। और फिर भाई जब 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ 1857 में, तो भाई उसके बाद जो है बहादुर शाह जो जफर आखिरी जो सम्राट बचे थे मुगलों के, जो राजा थे आखिरी, उन्हें भी भाई दिल्ली से हटाकर बर्मा भेज दिया गया, जो आज के टाइम पे आप लोगों को पता ही है म्यांमार बन चुका है। दूसरा भाई चेंज क्या हुआ? दूसरा चेंज ये हुआ कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका आगमन हो गया था भाई 19th सेंचुरी में। हालांकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऑलरेडी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के टाइम पे भाई धीरे धीरे ये लोग दिल्ली में भी आ चुके थे, और दिल्ली में भाई इन्होंने जो है अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया व्यापार वगैरह पर, ट्रेड वगैरह पर। और ट्रेड वगैरह से, व्यापार वगैरह से, काम धंधों से आगे बढ़ के भाई धीरे धीरे जो है इन लोगों ने जो प्रशासनिक कंट्रोल होता वो भी अपने हाथ में कर लिया इन्होंने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो भी अपने हाथ में कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। और क्या हुआ भाई पॉलिटिकल चेंजेस 19वीं शताब्दी में? और भाई ये तो बहुत फेमस है, आप लोगों को सबको पता है, 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भाई हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी ये इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें भाई हमारे देश के जो सिपाही हुआ करते थे, जो ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते थे, उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी थी। और धीरे धीरे भाई ये पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है लड़ाई फैल गई थी। इसमें सभी लोग जो है, आम लोग भी सारे जुड़ चुके थे, लेकिन हम इस लड़ाई को जो है हार गए थे। और इस लड़ाई के बाद जब भाई हम लोग हार गए, तो अंग्रेजों ने भाई पूरी तरीके से दिल्ली को जो है कंट्रोल में ले लिया था अपने, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसका जो नेतृत्व किया जा रहा था, यानी कि इस लड़ाई को जो लड़ा जा रहा था ना मेनली, वो दिल्ली से ही लड़ा जा रहा था। शुरुआत भाई आप लोगों की मेरठ से हुई थी, लेकिन जो मेन जगह थी भाई इस लड़ाई की वो दिल्ली थी। फिर जब हम लोग हार गए तो भाई ब्रिटिश लोगों ने जो है इसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो पॉलिटिकल चेंजेस भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए 19th सेंचुरी में। जिन बच्चों को भाई ये नहीं पता 19th सेंचुरी क्या है, तो भाई जो 1800 ईस्वी से लेकर जो टाइम है आप लोगों का 1899 के बीच का, ये जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम को भाई 19th सेंचुरी कहते हैं, 19वीं शताब्दी कहते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, ये जो टॉपिक आप इसमें पढ़ रहे हो, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, ये 1857 की क्रांति है, ये और भी आगे आप इस आंसर में पढ़ोगे। मैंने इन्हें ज्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इस बुक में जो है आगे यही सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है, तो आगे क्वेश्चन में आप इन सब चीजों को डीप में पढ़ने वाले हो। अब बात करते हैं भाई प्रशासन
प्रशासनिक और शहरी परिवर्तन क्या हुए। इंग्लिश में बोले तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अर्बन चेंजेस जो है क्या हुए थे 19th सेंचुरी में दिल्ली के अंदर। तो जब भाई हम 1857 की जो क्रांति थी वो हार गए, लड़ाई हार गए 1857 की, तो अंग्रेजों ने जो है भाई दिल्ली में कंट्रोल तो पूरा तरीके से कर लिया था ताकि दोबारा जो है कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे रिवोल्ट वगैरह ना कर पाए, क्रांति वगैरह ना कर पाए। इसके साथ साथ भाई जब वो पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया उन्होंने दिल्ली को, तो उन्होंने भाई दिल्ली में जो है बहुत से बदलाव किए, जैसे कि भाई जो महल वगैरह थे उस टाइम पे दिल्ली में, या हवेली वगैरह थी या बस्ती वगैरह थी, उन सबको जो है थोड़ा बहुत तोड़ दिया जो उन्हें पसंद नहीं आई। स्पेशली भाई जो लाल किले के आसपास का एरिया है ना, वहां के एरिया को भाई उन्होंने जो है तोड़ ताड़ के अपनी तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन करवाया उस चीज का। इसके साथ साथ भाई कुछ नई बस्तियां भी उन्होंने बनाई, आप कॉलोनीज बोल सकते हो इंग्लिश में या सेटलमेंट्स बोल सकते हो। नई नई कॉलोनियां बसाई उन्होंने दिल्ली के अंदर और अपने तरीके से बसाई पूरी। बहुत सी बिल्डिंग्स वगैरह भाई उन्होंने बनाई। जब उन्होंने किले वगैरह तोड़े, हवेली वगैरह तोड़ी, स्पेशली भाई जो सिविल लाइंस वाला एरिया है या कश्मीरी गेट वाला एरिया है दिल्ली के अंदर, इस एरिया में भाई ज्यादातर उन्होंने जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी न्यू। बात करें भाई सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस क्या क्या हुए 19th सेंचुरी में दिल्ली में, तो जो पुराने भाई ट्रेडिशंस थे, जो पुरानी परंपराएं थी, जो पुराना सिस्टम चलता था, उन सबको भी भाई ट्रांसफॉर्म कर दिया अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में, उनमें भी बदलाव कर दिया। पहले क्या होता था भाई, ना सिर्फ दिल्ली में पूरे भारत में मोस्टली जो है सारे सिस्टम जो है भाई वो एक तरीके से हमारी परंपराओं पर बेस्ड थे, जाति प्रथा पर बेस्ड थे, या खानदानी रूप से जो है वही सारी चीजें चलती आती थी। लेकिन जब भाई अंग्रेज आए तो उन्होंने दिल्ली में क्या चेंजेस करे, उन्होंने भाई इन सब चीजों को जो है थोड़ा कम कर दिया, जिस वजह से जो भाई पहले जमींदार लोग थे या दास्तकार लोग थे या व्यापारी लोग थे, यानी कि पैसे वाले जो लोग पहले बहुत ज्यादा ताकतवर पावरफुल हो चुके थे, अब वो धीरे धीरे जो है कमजोर होते चले गए। इसके साथ साथ भाई जो स्वदेशी उद्योग थे दिल्ली में, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्री वगैरह बोल सकते हो, जो पहले से ही बनी हुई थी दिल्ली में, उन सबको भी भाई धीरे धीरे जो है खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। ओवरऑल बात इतनी है कि भाई जो पुरानी तरीके से भाई ट्रेडिशनल काम धंधे वगैरह हुआ करते थे, उन सब चीजों को अब खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में। इसके साथ साथ भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए वो लोग, जिस वजह से भाई थोड़े एजुकेटेड लोग जो है वो निकल कर आने लगे दिल्ली में। क्यों? क्योंकि भाई जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया 19th सेंचुरी के अंदर 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो उन्होंने भाई कुछ स्कूल वगैरह जो थे, जो कॉलेज वगैरह थे, उन सबको एस्टेब्लिशमेंट करा, यानी कि उन सबको बनवाया, स्थापित करा। अब जब भाई दिल्ली के लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे उन स्कूल में, कॉलेजेस में जाके, तो धीरे धीरे जो है लोग एजुकेट होने लगे। और इन स्कूलों में भाई ये लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे, और जो मॉडर्न आइडियाज थे, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ाते थे इन स्कूल और कॉलेजेस में। जिस वजह से भाई धीरे धीरे कहें तो भारत के लोगों में भी थोड़ी अकल आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जब उन्हें भाई एजुकेशन मिली तो उन्हें समझ में आया कि हाँ ये अंग्रेज जो है हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आगे चलकर तभी जाके जो है हमें आजादी वगैरह मिल पाई। बात करें भाई अगर इकोनॉमिक चेंज के, यानी कि आर्थिक परिवर्तन की, तो ये भाई मैं ऊपर ही आप लोगों को समझा चुका हूँ। जो पुरानी तरीके से जो काम धंधे वगैरह होते थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वगैरह थी, उन सबको भाई डिक्लाइन कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने जब वो दिल्ली के अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल भाई जो पहले हथकरघा वगैरह होता था ना, जो गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, तो वो चरखा वगैरह जो है खत्म कर दिया। इंग्लिश में भाई उसे हम हैंडलूम वेविंग जो है बोलते हैं। और जो भाई कारीगरी की जाती थी या लोहरगिरी की जाती थी, या और भी भाई छोटे मोटे जो काम हुआ करते थे, जो इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्टमैनशिप, जारी वर्क, ब्लैक स्मिथिंग, इन सब से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे खत्म कर दी अंग्रेजों ने, जिस वजह से भाई लोग जो है धीरे धीरे बेरोजगार होते चले गए। और फिर भाई उन्होंने जो है धीरे धीरे कोई दूसरा काम पकड़ना शुरू कर दिया, दूसरा ऑक्यूपेशन पकड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ भाई न्यू कमर्शियल सिस्टम जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने जो है व्यापार वगैरह जो था, जो ट्रेड वगैरह था, या परिवहन बोल सकते हो, इंग्लिश में आप ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, इन सब चीजों को जो है थोड़ा अपने तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो है स्टार्ट करा, इन्होंने लॉन्च करा, इंट्रोड्यूस करा। फॉर एग्जांपल रेलवे वगैरह की जो है शुरुआत करी इन्होंने, टेलीग्राफ की शुरुआत करी, डाक वगैरह जो है, इन सब को चीजों को जो है अपनी तरीके से मॉडर्नाइज करा, जैसे ये अपने आप को समझते थे मॉडर्नाइज। बात करें भाई सांस्कृतिक परिवर्तन की, कल्चरल चेंजेस के, कि 19वीं शताब्दी में भाई क्या सांस्कृतिक चेंजेस हुए, क्या कल्चरल चेंजेस हुए दिल्ली के अंदर,
तो इस टाइम पे भाई दिल्ली में साहित्यिक और कला का जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई भाई लिटरेचर की और आर्ट की। वो कैसे? मिर्जा गालिब का भाई आपने नाम बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है और इनकी हवेली भी है भाई आज के टाइम पर। इनके बारे में जो है आप आगे भी क्वेश्चन में पढ़ोगे। इनके जैसे भाई और भी लोग थे, लाइक भाई मोनिन, जोक, जो शायरी वगैरह करते थे उर्दू में। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा फेमस होते चले गए थे उस टाइम पे। लेकिन भाई ये चीजें जो है एक तरफ धीरे धीरे खत्म भी होती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे। उन्होंने जो है सारी चीजों को अपने तरीके से जो है करना शुरू कर दिया था। फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि भाई जो अंग्रेज गलत कर रहे थे उन चीजों को अपने आर्ट के थ्रू, अपने लिटरेचर के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाते थे। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा जो है फेमस हुए। कला साहित्य वगैरह जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली में भाई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वगैरह होते थे, फेस्टिवल्स वगैरह होते थे या फंक्शंस वगैरह होते थे रिलीजियस या कल्चरल से रिलेटेड, उन सबको भाई या तो फिर बैन कर दिया उन्होंने या उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उन्हें लिमिटेड कर दिया था अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में। और जो भाई पुरानी दिल्ली में लोगों में भाईचारा था बहुत ज्यादा, जो छोटी छोटी गलियों में भाई लोग आपस में, आज भी आप देखते होगा कितना भाईचारा रखते हैं लोग आपस में पड़ोसियों में। तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे खत्म करनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर। लास्ट चेंज भाई और देख लेते हैं, वो है आप लोगों का दिल्ली दरबार से रिलेटेड और औपनिवेशिक सत्ता से रिलेटेड। इंग्लिश में बोले तो भाई दिल्ली दरबार या कॉलोनियल पावर। कहने का मतलब ये है कि भाई जब अंग्रेज वगैरह ने कब्जा कर लिया था पूरी दिल्ली पर, पूरे भारत पर, तो उन्होंने जो है भाई अपनी पावर वगैरह दिखानी जो है थोड़ी शुरू कर दी थी। वो लोग जो है भाई अपनी जो कॉलोनियल पावर थी, जो उन लोगों ने हम पर कब्जा जमा रखा था, उन सबको जो है शो ऑफ बाजी बहुत ज्यादा करने लगे थे। जिस वजह से भाई दिल्ली में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए। लाइक मैंने आप लोगों को बता ही दिए भाई कैसे उन्होंने जो है सारी बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ी, बहुत से कल्चरल वगैरह जो है चेंजेस कर दिए, बहुत से भाई फेस्टिवल जो थे उन पे बैन लगा दिया था उन्होंने। और भी जो जितने भी भाई सब चेंजेस हमने पढ़े, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करी थी अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर 19th सेंचुरी में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है बस एक निष्कर्ष जोड़ देना अपने आंसर में, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा आप लोगों को इस आंसर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये आंसर छोटा लग रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने जान के इस आंसर में ज्यादा चीजें ऐड इसलिए नहीं करी हैं बिकॉज इन सारी चीजों को आप डीप में आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में भाई आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो 1857 का विद्रोह था, जो रिवोल्ट था भाई 1857 का, उसके बाद भाई जो दिल्ली शहर है हमारा, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव हुए, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन को भाई आप लोगों से अलग अलग तरीके से भी जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। बट आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप इजिली जो है आंसर लिखाओगे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन ही लिखना है, परिचय लिखना है अपने आंसर में, जिसमें भाई आप लोग ये बता सकते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह था, 1875 का जो रिवोल्ट था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। और इसके बाद से भाई जो हमारा दिल्ली था, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। फिर चाहे आप पॉलिटिकली बोल लो या सोशली बोल लो या कल्चरल पर्सपेक्टिव से बोल लो, हर पर्सपेक्टिव से जो है दिल्ली के अंदर चेंजेस आए। और कहीं ना कहीं भाई हमारी जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, जो हमारी इंडिपेंडेंस की शुरुआत थी, वो यहीं से ही स्टार्ट हुई थी। तो यही छोटी मोटी बातें जो है आप लोग इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। मेन जो आप लोगों को बताना पड़ेगा वो भाई सबसे पहले आप लोगों को 1857 का जो विद्रोह था, जो रिवोल्ट था भाई 1857 का, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को भाई फटाफट इजिली समझा देता हूँ क्या था 1857 का विद्रोह, क्या था 1857 का रिवोल्ट। बेसिकली भाई ये एक लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, एक वॉर थी जो धीरे धीरे भाई हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई बन गई थी, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई बन गई थी। और ये भाई भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि आजादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी गई थी, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसी वजह से भाई इस लड़ाई को, इस वॉर को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। हुआ क्या था बेसिकली भाई, मेरठ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूपी में पड़ता है मेरठ। वहां पर भाई भारत के जो लोग थे वो सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। अब उन सोल्जर्स को, उन सैनिकों को भाई अंग्रेजों ने जो है नई बंदूकें दी, नई पिस्तौल या गन्स आप बोल सकते हो, वो दी। लेकिन भाई वो जो गन्स थी, वो जो पिस्तौल थी, उनमें भाई कारतूस डलता था। इंग्लिश में भाई आप इसे कार्ट्रिज बोल सकते हो। ये जो कार्ट्रिज था, इसे डालना पड़ता था भाई, और फिर भाई मुंह से जो है खींचना पड़ता था,
तब जाके जो है ये बंदूक चलती थी, ये गन चलती थी। अब सुनने में भाई ऐसा है, ये जो कार्ट्रिज था या कारतूस था, ये भाई गाय की और सुअर की चर्बी से बना होता था, यानी काऊ की और पिग की जो फैट होता है ना, उससे बना होता था। अब ऐसे में आप लोगों को पता ही है भाई कि गाय जो है भाई वो हिंदू लोगों के लिए कितनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है, और जो पिग है भाई वो कितना अपवित्र माना जाता है मुस्लिम लोगों के लिए। तो ऐसे में भाई जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो भाई भड़क गए और उन्होंने भाई इस चीज के खिलाफ जो है आवाज उठाई। लेकिन भाई उनकी आवाज को जो है अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश करी, उनके साथ गलत करने की कोशिश करी, जिसमें आपने भाई मंगल पांडे का नाम सुना होगा, उन्हें फांसी तक दे दी गई थी। अब धीरे धीरे करके भाई ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, इसमें थे तो शुरू में पहले सैनिक, लेकिन धीरे धीरे करके भाई सैनिक और ज्यादा जुड़ते चले गए अलग अलग एरिया के भी। इसके साथ साथ भाई आम जनता भी धीरे धीरे जुड़ने लग गई। आम जनता के साथ साथ भाई जो मजदूर होते थे, जो किसान होते थे, जो जमींदार होते थे, जो राजा थे, ओवरऑल हर टाइप के जो लोग थे वो जुड़ने लग गए थे। और कहा ये भाई पहले लड़ाई जो थी सिर्फ एक बंदूक को लेकर थी और जो सैनिकों के साथ गलत हो रहा था उस चीज को लेकर थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये पूरी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, भारत के इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। अब मेरठ से भाई जो सैनिक थे वो धीरे धीरे करके भाई दिल्ली की ओर बढ़ चले। भाई उन्होंने मेरठ तो अपने कब्जे में ले लिया था, अंग्रेजों को भाई वहां से मार पीट के भगा दिया था। उसके बाद भाई वो धीरे धीरे जो है दिल्ली को भी अपने कब्जे में लेने के लिए दिल्ली की ओर निकल पड़े। 11 मई 1857 को भाई वो दिल्ली पहुंचे और वहां से भी भाई जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्हें भगा दिया मारपीट करके, और फिर दिल्ली को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भाई उन्होंने जो है लाल किले पे कब्जा करा, जो रेड फोर्ट था भाई उसको जो है कैप्चर करा, ताकि भाई जो लाल किला है उसे अपना मुख्यालय बना सके, एक तरीके से हेडक्वार्टर बना सके और वहीं से सारी चीजें जो है कंट्रोल कर सके। अब ऐसे में भाई लाल किले को भी कैप्चर करने के बाद उन्होंने जो दिल्ली के राजा थे उस टाइम पे, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनसे भाई उन्होंने अपील करी, उनसे कहा कि ये जो भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लीडर आप बनो, इसका नेतृत्व आप करो, इसके नेता आप बनो। अब जो बहादुर शाह जफर राजा थे भाई उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो जो है लीडर बन गए और फिर उन्होंने जो है आगे लीड करा इस विद्रोह को, इस रिवोल्ट को। अब ऐसे में भाई जैसे अंग्रेजों को पता लगा कि हमारे खिलाफ विद्रोह हो गया, रिवोल्ट हो गया है, तो उन्होंने भाई क्या करा, उन्होंने अपने सैनिकों को जो है जगह जगह से इकट्ठा करा और बिल्कुल प्लानिंग से भाई इंडिया के सैनिक थे, इंडिया के जो लोग थे जो उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको हरा दिया। तो यही था भाई पूरा 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवोल्ट। अब जो चीजें भाई मैंने आप लोगों को बताई है मुंह जुबानी, आप उतना भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है ये जो पॉइंट्स मैंने सारे लिख रखे हैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताने हैं, नहीं। जो मैंने आप लोगों को स्टोरी समझाई है ये स्टोरी आप लोगों को जो है लिख देनी है एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में और अपने आंसर के बेस के रूप में। उसके बाद भाई आप लोगों को जो है मेन आंसर पे आना है, जो है आप लोगों का भाई 1857 के बाद जो चेंजेस हुए दिल्ली के अंदर, वो चेंजेस आप लोगों को बताने हैं और यही चेंजेस आप लोगों से पूछे गए थे क्वेश्चन में। यही यहाँ से जो है आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट आंसर शुरू होता है। ऊपर का आप अगर छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लिख देते हो तो आप लोगों को जो है मार्क्स वगैरह थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज जो है यहाँ से मेन है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए दिल्ली के अंदर 1857 के बाद। तो जो सबसे पहला चेंज हुआ वो हुआ भाई राजनीतिक बदलाव, पॉलिटिकल चेंज आप बोल सकते हो। क्या हुआ बेसिकली, अंग्रेजों के आने से पहले भाई भारत में जो है मुगल अंपायर था, यानी कि मुगल लोग शासन करते थे भारत के अंदर। तो अंग्रेजों ने भाई मुगलों का पूरा शासन ही खत्म कर दिया। लास्ट जो मुगल राजा थे वो थे भाई बहादुर शाह जफर, जो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया। भाई दिल्ली जब पहुंचे सैनिक तो उन्होंने जो है उन्हें नेता बना दिया, अपने विद्रोह का लीडरशिप बहादुर शाह जफर को सौंप दी थी। अब ऐसे में भाई अंग्रेजों ने सबसे पहले इस लीडरशिप को ही खत्म करा। बहादुर शाह जफर जो राजा थे मुगल अंपायर के आखिरी राजा, उन्हें भाई बर्मा भेज दिया। आज के टाइम पे भाई बर्मा जो है म्यांमार वाला आपने एरिया देखा होगा, भारत के इस तरफ वाले एरिया में, वहां पे भेज दिया था। और उसके बाद भाई अंग्रेजों ने जो है डायरेक्ट खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया दिल्ली के ऊपर। दूसरा जो भाई सबसे बड़ा चेंजेस हुए दिल्ली में वो ये हुए कि जो भाई दिल्ली शहर था उसमें भाई बहुत सारे जो है बिल्डिंग्स जो थे, स्ट्रक्चर वगैरह जो थे, जो इमारतें थी, उन सबको भाई डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, गिरा दिया उन इमारतों को, उन बिल्डिंग्स को।
स्पेशली आप भाई लाल किले के अंदर देखोगे ना, तो लाल किले के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई अंग्रेजों ने जो है उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर तोड़ दिए थे, वो बिल्डिंग्स जो थी वो तोड़ दी थी। इसके साथ साथ भाई आप कश्मीरी गेट के एरिया में देखोगे, या चावड़ी बाजार के एरिया में देखोगे, या दरियागंज के एरिया में देखोगे, इन इलाकों में भी भाई बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर थे जो अंग्रेजों ने उस टाइम पे गिरा दिए। स्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह गिराने के बाद भाई उन्होंने जो है जो जगह भाई इंपॉर्टेंट लगी उन्हें मिलिट्री पर्पज से, सैन्य पर्पज से, तो वो भाई उन्होंने जो है अपने अंडर में ले ली, अपने कब्जे में ले ली। और वहां से भाई जो नॉर्मल पर्सन थे, जो आम जनता थी, या आप लोकल पॉपुलेशन बोल सकते हो, उन्हें जो है बिल्कुल हटा दिया उस एरिया से। बहुत से भाई सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी हुए। इंग्लिश में भाई आप इन्हें सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी बोल सकते हो। इनमें क्या है भाई, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें भाई ज्यादातर जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम ही थी उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि उस टाइम पे भाई मुस्लिम ही ज्यादातर रहते थे दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में जो भाई अंग्रेजों ने जब पूरा कंट्रोल ले लिया दिल्ली के अंदर, तो जो मुसलमान थे उन पे भाई बहुत ज्यादा शक करते थे, बहुत ज्यादा संदेह करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा सस्पिशियस मानते थे। इसी वजह से भाई धीरे धीरे जो है दिल्ली से भाई जो मुस्लिम पॉपुलैरिटी थी वो खत्म होती चली गई, कम होती चली गई। जो भाई उर्दू वगैरह पढ़ाई जाती थी पहले दिल्ली में, वो सब भी जो है बहुत ज्यादा कम होती चली गई थी, खत्म होती चली गई थी। इसकी जगह पे भाई अंग्रेजी जो लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो पढ़ाई जानी शुरू कर दी थी। आगे भाई प्रशासनिक बदलाव भी हुए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुए। बेसिकली भाई पहले जो है दिल्ली एक नॉर्मल एरिया की तरह था, लेकिन अब जो है भाई अंग्रेजों ने जो है दिल्ली को अपनी एक तरीके से राजधानी सा बना लिया पूरा, और उस पे जो है पूरी तरीके से कंट्रोल सा कर लिया, ताकि भाई दिल्ली के अंदर कोई भी घुस ना सके, उन पे हमला ना कर सके। दिल्ली में भाई जगह जगह जो है मिलिट्री जो होती है, जो सेना होती है, उनको लगा दिया भाई। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को पता ही होगा, जो मुगल थे उन्होंने पहले से भाई दिल्ली को जो है चारों तरफ से दीवारों से घेर रखा था, और उन दीवारों के बीच में भाई बड़े बड़े जो है गेट है। लाइक आप लोगों ने कश्मीरी गेट का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे बड़े बड़े गेट है दिल्ली में आने जाने के लिए, और चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है दिल्ली दीवारों से, बड़ी बड़ी से। तो वो जो दीवारें भाई सारी टूट फूट गई थी, जो गेट टूट फूट गए थे लड़ाई के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, तो उन सब की जो है मरम्मत कराई गई, उन्हें रिपेयर कराया गया, ताकि भाई जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा इनहेंस हो सके, सुरक्षा जो है वो मजबूत हो जाए। बात करें भाई जनसंख्या, पॉपुलेशन की, और उनकी भाई जो डेली की लाइफ थी उस चीज की, तो रिवोल्ट के टाइम पे भाई बहुत सारी जनसंख्या जो है मारी गई थी, और जिसमें ज्यादातर जो है मुस्लिम्स थे, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में जो है स्पेशली मुस्लिम ही थे ज्यादातर। कुछ मारे गए तो कुछ लोग जो है भाई दिल्ली छोड़ के जो है चले गए, जिस वजह से भाई दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी उस टाइम पे दिल्ली की। और फिर जाके जो है धीरे धीरे जो हिंदू की पॉपुलेशंस थी वो भाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई दिल्ली के अंदर। लड़ाई के टाइम पे भाई बहुत सारी जो दिल्ली में रिलीजियस साइट्स थी, रिलीजियस जगह बोल सकते हो, स्थान बोल सकते हो आप, उन पे भाई बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पहुंचा था। बहुत सी इमारतें जो है, बहुत से मॉन्यूमेंट्स जो है वो टूट गए थे, बहुत से स्ट्रक्चर, टॉम वगैरह जो है उनको डैमेज हो गया था। इसके साथ साथ भाई जो अंग्रेज थे उन्होंने भाई जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी, जो धर्म से रिलेटेड भाई चीजें होती थी, उन पे भी कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था दिल्ली के अंदर। लाइक भाई उन्होंने जो मस्जिद थे या मदरसे थे उन्हें जो है धीरे धीरे बंद करवाना शुरू कर देता। अदरवाइज भाई उन्हें जो है अपने काम के लिए यूज करना शुरू कर दिया, ताकि वहां से कंट्रोल किया जा सके, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में लेने लगे वो लोग। बात करें भाई एजुकेशन की और भाषा की, लैंग्वेज की, तो भाई उनमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई पहले जो है दिल्ली के अंदर उर्दू और फारसी भाषा जो है वो ज्यादा फेमस थी, और वही ज्यादा जो है पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने कंट्रोल लिया तो उसके बाद भाई उन्होंने जो है फारसी और उर्दू लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो है उनको थोड़ा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे, जो भी उनके काम होते थे प्रशासन से रिलेटेड, उन सब में भी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। ट्रेड और इकोनॉमी में भी भाई बहुत सारे चेंजेस आए। हिंदी में भाई आप व्यापार और अर्थव्यवस्था बोल सकते हो। अब जब भाई कहीं पे विद्रोह होगा, कहीं पे लड़ाई होगी, वॉर होगी, तो वहां की ट्रेड तुम्हें पता ही है क्या होगा, उस पर बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेड एक्टिविटी जो है वहां की बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे एक तरीके से,
क्योंकि भाई लड़ाई वाली जगह पे कोई नहीं जाना चाहता, न कोई भी रहना चाहता। इस वजह से भाई जो व्यापार वगैरह हुआ करता था दिल्ली में, वो व्यापार भी जो है धीरे धीरे बंद होने चले गए। व्यापारी वगैरह जो है, जो ट्रेडर्स थे, वो भी छोड़ छोड़ के दिल्ली को जाने लगे। फिर उसके बाद भाई अंग्रेजों ने जब कंट्रोल लिया तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है, जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उन्हें दोबारा से जो है ठीक करने की कोशिश करी। जो टैक्स सिस्टम था दिल्ली के अंदर, उन टैक्स सिस्टम को जो है दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा और दिल्ली में भाई बहुत से जो है नियंत्रित व्यापारिक केंद्र जो है विकसित करे। एक तरीके से जो है भाई सिस्टमैटिक रेगुलेटेड कमर्शियल हब बना दिया उन्होंने दिल्ली को। और आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो भाई दिल्ली में हर तरीके के जो है काम धंधे होते हैं। ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे भाई, यानी कि बुनियादी ढांचे भी थे जिनमें चेंजेस आए, उनमें डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि भाई बात करें अगर सड़कों की, रेलवे की या मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया, आप लोग आज के टाइम पे देख सकते हो, इन सब में जो है सुधार आया। इन्हें धीरे धीरे करके जो है बढ़िया किया गया। अब जब भाई इन सारी चीजों में सुधार आएगा तो दिल्ली का जो कनेक्शन था भाई बाकी एरिया से, यानी कि बाकी शहरों से या बाकी एरियाओं से, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया होता चला गया। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली से आप कहीं की भी रेल ले सकते हो, कहीं के भी भाई एरोप्लेन में बैठ के जा सकते हो, कहीं पे भी जो है ट्रेवल कर सकते हो दिल्ली से। तो कनेक्शन जो है दिल्ली का बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था दूसरे एरियाओं से भी। अब फिर भाई 1870 में जो है दिल्ली जंक्शन की स्थापना हो गई थी भाई। और फिर भाई 1870 के दशक में जो दिल्ली का भाई रेलवे जंक्शन है उसकी स्थापना हो गई थी, उसे शुरू कर दिया गया था। जनसंख्या के बारे में भाई मैं आप लोगों को जो है ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुस्लिम आबादी जो है वो धीरे धीरे जो है कम होती चली गई, घटती चली गई, और हिंदू पॉपुलैरिटी जो है फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हिंदू के साथ साथ भाई पंजाबी है, बनिए हैं, या और भी जो कम्युनिटीज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो बढ़ते चले गए दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ भाई बहुत से लोग माइग्रेट भी हुए, यानी कि उन्होंने प्रवास भी करा दिल्ली से, यानी कि दिल्ली छोड़ छोड़ के बहुत से लोग कहीं दूसरे इलाकों में भी जाकर बसे, स्पेशली मुस्लिम लोग। बहुत से भाई हमने सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में भाई आप इन्हें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। बेसिकली भाई पहले जो थी मुस्लिम आबादी मेनली रहती थी और वही कंट्रोल करते थे दिल्ली को, और अब जो है भाई ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेज लोग आ गए, और ये लोग जो है अपने आप को थोड़ा मॉडर्न मानते थे, तो इन्होंने जो है जो चीजें थी वो अपने तरीके से करी। और पहले जो है मुस्लिम्स के हिसाब से थे, जैसे मुस्लिम जब रहते थे तो भाई गजल वगैरह बहुत फेमस थी, दरबारी संगीत वगैरह बहुत फेमस थे, मुशायरे बहुत फेमस थे, या नज्म आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा फेमस थी। ये सब क्या थी भाई? पोएट्री थी, म्यूजिक थी, जो थोड़ा मुस्लिम संस्कृति के थे। लेकिन फिर जब भाई ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने जो है अपने तरीके से इन सारी चीजों को चेंज कर दिया। जैसे कि भाई उन्होंने जो है अंग्रेजी लैंग्वेज को प्रमोट करा बहुत ज्यादा, उन्हें पढ़वाना स्टार्ट करा दिल्ली कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह में, और जो म्यूजिक थे, जो गाने थे, वो भी सब उन्होंने अपने स्टार्ट करने शुरू कर दिए। जॉब वगैरह भी जो थी, नौकरियां थी, वो भी उन्होंने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो है कल्चर वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया था दिल्ली का। बात करें भाई आखिरी बदलाव क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसमें भाई आप सुरक्षा और निगरानी के बारे में बता सकते हो, सिक्योरिटी और सर्विलेंस के बारे में बता सकते हो। अब जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो ऐसे में भाई जब अंग्रेजों ने कंट्रोल ले लिया था दिल्ली के ऊपर, तो उन्हें भाई एक अकल तो आ गई थी कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो भाई हम गए, काम तमाम हमारा हो जाएगा। तो ऐसे में भाई उन्हें डर था, तो उन्होंने जो है दिल्ली शहर के अंदर बहुत सारे जो है भाई सैनिक एरिया बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें आप मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया बोल सकते हो। हिंदी में इसे सैनिक छावनियां जो है बोलते हैं। और बहुत सी पुलिस चौकियां जो है बनाने शुरू कर दिए दिल्ली के अंदर। पुलिस स्टेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे दिल्ली के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है भाई कंट्रोल रखा जा सके दिल्ली के ऊपर, और सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके दिल्ली में, ताकि इन फ्यूचर भाई कभी भी रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो उन सब से निपटने के लिए पहले ही सब कुछ सुविधा हो, सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल में हो। तो बस भाई यही सारे चेंजेस जो है आप लोगों को बताने, इतने चेंजेस बता दोगे तो आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। लास्ट में भाई बस एक निष्कर्ष ऐड कर दीजिएगा, कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भाई आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो दिल्ली थी हमारी, उसमें भाई जब अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर लिया था पूरी तरीके से, तो उन्होंने भाई दिल्ली में जो है बहुत से चेंजेस करे थे।
जैसे कि भाई आर्किटेक्चरल चेंज करे थे उन्होंने, टाउन प्लानिंग करी थी, यानी कि पूरा जो दिल्ली शहर था उसे सिस्टमेटिक वे में अपने तरीके से जो है बसाया था उन्होंने। उससे भाई उनकी जो शाही विचारधारा थी, जो इंपीरियल उनकी आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी उनकी, उसके बारे में पता चलता है। यह आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। बेसिकली भाई आप लोगों को जो अंग्रेजों ने टाउन प्लानिंग करी थी, यानी कि योजना वगैरह बना के एकदम सिस्टमेटिक वे में बसाया था पूरी दिल्ली को उन्होंने, बहुत से आर्किटेक्चरल चेंजेस करे थे, यानी कि वास्तुकला चेंजेस करे थे उन्होंने। तो वो सारी चीजें जो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन को भाई बहुत तरीके से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, आंसर आप लोगों को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजीली जो है एग्जाम में लिखाओगे आंसर को। तो इंट्रोडक्शन है भाई, सबसे पहले आप लोगों को यही बताना है कि जो अंग्रेज थे भाई, उन्होंने दिल्ली में जो कंट्रोल करा वो 1857 का जब भाई रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके बाद ही उनका कंट्रोल जो है पूरी तरीके से दिल्ली में हो पाया था। और तब से ही जो है भाई उन्होंने दिल्ली में चेंजेस वगैरह करने शुरू कर देते। चेंजेस वगैरह क्या करे थे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। फिर उसके बाद भाई उन्होंने जब चेंजेस वगैरह सारे अपने अकॉर्डिंग कर लिए दिल्ली में, फिर भाई उन्होंने जो है अपनी मेन राजधानी भी दिल्ली को बना दिया। उससे पहले जो राजधानी थी वो भाई कलकत्ता थी, अंग्रेजों की राजधानी। लेकिन उसके बाद भाई 1911 में अंग्रेजों ने भाई दिल्ली को जो है राजधानी बना दिया, क्योंकि उन्हें भाई ये समझ में आ चुका था कि भारत के लिए दिल्ली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ही भाई उन्होंने जो है दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस करे, उसे जो है पूरे अपने अकॉर्डिंग जो है बसाया था दिल्ली को। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आप लोग अगर कनॉट प्लेस के आसपास गए हो तो आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा कि कितना अलग तरीके से जो है वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो गली मोहल्ले वगैरह हैं सब एकदम सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो यही सारी बातें जो है जस्ट आपको अपने इंट्रोडक्शन में बतानी है सिंपली। बाकी जो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिए लिख रखी है, ये सब एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हो, या आपकी नॉलेज के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन आप लोगों का आंसर स्टार्ट होता है वो यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ऊपर समझा ही चुका हूँ, वही सारी बातें लिखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद डायरेक्ट जो है आप लोगों को ये मेन आंसर लिखना है, जिसमें भाई आप लोगों को जो है जो नगर नियोजन करा था दिल्ली का अंग्रेजों ने, यानी कि जो सिस्टमेटिक वे में बसाया था दिल्ली को अंग्रेजों ने, अर्बन प्लानिंग आप बोल सकते हो, तो उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक चीज और बता दूं भाई, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया था कि इन सब चीजों से जो है अंग्रेजों की या जो ब्रिटिश लोग थे इनकी भाई शाही सोच के बारे में पता चलता है। वो इसलिए क्योंकि भाई जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में भाई प्लानिंग वगैरह करके एकदम सिस्टमेटिक वे में बसाया था, जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, आर्किटेक्चर बनाया था, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी, वो सारी चीजें इन्होंने इस तरीके से कहीं और भी नहीं करी थी। तो चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो इन्होंने दिल्ली में नगर नियोजन करा था, जो टाउन प्लानिंग करी थी, अर्बन डिजाइन करा था, अर्बन एरिया दिल्ली का, उसके क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, यही सारी चीजें जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बतानी है अपने आंसर में। तो जो पहली चीज करी भाई इन्होंने दिल्ली में, वो ये करा कि भाई इन्होंने दिल्ली को जो है एक ग्रिड पैटर्न में, ग्रिड पद्धति आप बोल सकते हो या ग्रिड पैटर्न आप बोल सकते हो, इसमें डिजाइन करा। अब ये ग्रिड पैटर्न, ये ग्रिड पद्धति क्या होता है, आप देखते होगे भाई आज के टाइम पे जो सड़कें होती हैं वो ऐसे 90 डिग्री पे जो है कटी होती हैं, बनी होती है। तो ये जो भाई पैटर्न होता है, ये जो स्टाइल होता है, इसे ग्रिड पैटर्न या ग्रिड स्टाइल या डिजाइन आप बोल सकते हो। तो पहले भाई पुरानी दिल्ली में जो है आड़े टेढ़ी सारी गलियां बस रही थी, या और भी चीजें जो है आड़ी टेढ़ी थी, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है जिन जिन एरिया को उन्हें पसंद आया, उन एरिया में जो है उन्होंने सड़कें वगैरह जो थी या बड़े बड़े जो मार्ग थे, जो रोड्स थे बड़े बड़े, उन सबको एक ग्रिड पद्धति में बनाया, यानी कि ऐसे 90 डिग्री एंगल पे बनाया। साथ साथ में भाई इनके साइडों में मकान बनाने स्टार्ट करे, और जो नाली वगैरह, जो गली वगैरह है, उन सबको भी एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाया इन्होंने। इसके साथ साथ जो भाई प्रशासनिक केंद्र थे इनके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी कि मेन जो कंट्रोल जिन जगहों से ये लोग करते थे दिल्ली को, उसको भी भाई अलग अलग एरिया से जो है इन्होंने जोड़ दिया, ताकि भाई ये पूरी दिल्ली पे इजिली जो है एक जगह से बैठे बैठे कंट्रोल कर सके। दूसरा चेंजेस भाई और क्या करा इन्होंने, जो सड़कें वगैरह थी वो बहुत ज्यादा चौड़ी बनाई इन्होंने। जहां पहले पतली पतली गलियां थी, उन गलियों को भी जो है थोड़ा चौड़ा करा। एग्जाम्पल के लिए भाई आप राजपथ देख सकते हो,
या जनपद देख सकते हो। जो राजपथ था भाई, इसे परेड वगैरह के लिए या शाही जो आयोजन था, रॉयल प्रोसेशन बोल सकते हो आप इसे इंग्लिश में, या रॉयल इवेंट आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो। जो भी इनके इवेंट्स वगैरह होते थे उन सब के लिए जो है इन्होंने ऐसी सड़कों को डिजाइन करा दिल्ली के अंदर। तीसरी चीज क्या करी भाई इन्होंने, उसे बताने से पहले भाई आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कंफ्यूजन होगी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तो बताए सर ने। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें बताया कि भाई इन्होंने पूरी दिल्ली को जो है ग्रिड पद्धति में बनाया, यानी कि पूरी दिल्ली को जो है एक 90 डिग्री की जो पद्धति थी, ग्रिड पद्धति, उसमें डिजाइन करा अंग्रेजों ने। दूसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने जो है सड़कें वगैरह, गलियां वगैरह जो है वो चौड़ी बनाई। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को उसमें दे दिए। तीसरा जो भाई उन्होंने चेंजेस करे दिल्ली के अंदर, जो अर्बन प्लानिंग करी, वो ये करी कि जो भाई इनके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन थे, जो प्रशासनिक बिल्डिंग्स थी इनकी, या सिंपल लैंग्वेज बोले वो सारी बिल्डिंग्स जहां से ये लोग कंट्रोल करते थे पूरी दिल्ली पे या पूरे भारत पे, उनको भी भाई इन्होंने जो है एकदम परफेक्ट जगह पे जो है लोकेट करा, प्लेसमेंट करी उसकी। यानी कि भाई ये जो मेन बिल्डिंग्स थी इनको एकदम परफेक्ट लोकेशन सर्च करके जो है इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाया। एग्जाम्पल के लिए भाई आप वायसराय हाउस बोल सकते हो, जो उस टाइम पे इन्होंने बनाया था। आज के टाइम पे भाई राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा, वो इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया था। तब भाई उसे जो है अंग्रेजों के टाइम पे वायसराय हाउस बोलते थे, यानी कि जो मेन हेड था अंग्रेजों का वो रहता था भाई इस भवन में। और आप देखोगे जो भाई वायसराय हाउस है या राष्ट्रपति भवन है, ये भाई हर जगह से जो है दिल्ली में वेल कनेक्टेड है, यानी कि दिल्ली की ऑलमोस्ट सारी जगह जो है, मेन जगह जो है वो सारी कनेक्टेड है इस हाउस से या इस जगह से। इसके साथ साथ भाई और क्या करा इन्होंने दिल्ली में, हरित क्षेत्र और खुली जगहों का समावेश। इंग्लिश में बोले तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड ओपन एरियाज। सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई इन्होंने जो है जो नई दिल्ली थी उसको एक तरीके से गार्डन सिटी बनाने की जो है प्लानिंग करी। वो कैसे, वो ऐसे भाई कि इन्होंने जो है दिल्ली में जगह जगह पर जो है पार्क्स वगैरह जो है बना दिए जहाँ पे इन्हें खुली जगह दिखी। इसके साथ साथ जो रोड वगैरह भाई इन्होंने बनाए थे एकदम ग्रिड पद्धति में, उनके किनारों पे जो है पेड़ वगैरह लगाने शुरू कर दिए। और ये सब चीजें जो है आज के टाइम पे भी आप दिल्ली में देख सकते हो। आप राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है बहुत ज्यादा फेमस है भाई, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग घूमने गए भी होगे। तो ये भी जो है किसने बसाया, अंग्रेजों ने ही प्लानिंग करके बसाया था मुगल गार्डन को। इसके साथ साथ भाई इन्होंने जो है दिल्ली में कुछ इस टाइप से प्लानिंग करी और इस तरीके से भाई दिल्ली को बसाया ताकि भाई दिल्ली जो है देखकर लगे लोगों को कि भाई ये शाही प्रतीक है अंग्रेजों का, यानी कि इंपीरियल सिंबल है एक तरीके से दिल्ली अंग्रेजों के लिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई अंग्रेजों ने दिल्ली को इस तरीके से बसाया कि कोई भी बंदा अगर दिल्ली को देखे, उसकी सड़कों को देखे, उसके पार्क को देखे, उसके बिल्डिंग्स वगैरह को देखे, तो उन्हें देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई अंग्रेजों की पावर कुछ तो रही होगी, एक तरीके से पावर का शो ऑफ कर सकेंगे। इस तरीके से जो है इन्होंने दिल्ली को प्लान किया था, बसाया था। बिल्डिंग्स वगैरह जो है बहुत ऊंची ऊंची बनाई, एकदम परफेक्ट जगह जो है उनको भाई इन्होंने चूज करा बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। और जो रोड वगैरह थे वो बहुत चौड़े चौड़े बनाए और भी बहुत सारे चेंजेस इन्होंने करे थे अपनी पावर दिखाने के लिए दिल्ली में। इसके साथ साथ भाई जो इन्होंने जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए, आप आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, उसमें भाई इन्होंने जो बनाने का स्टाइल यूज करा ना, उसमें भाई आधा तो इंडियन स्टाइल था, आधा ब्रिटिश, यानी कि दोनों का मिक्सअप स्टाइल करके जो है इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी दिल्ली के अंदर। ब्रिटिशों का भाई स्टाइल तो आप लोगों को पता ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसी बनाते थे वो लोग। लेकिन जो इंडियन स्टाइल था, इंडियन स्टाइल में जैसे कि भाई जो मुगल वगैरह थे उनका अलग स्टाइल था, वो गुम्बद वगैरह टाइप बनाते थे। राजपूत जो थे उनका अलग था भाई, वो थोड़ा किले वगैरह जो है थोड़े विशाल बनाते थे और थोड़ी ऊंचाई वगैरह पे बनाते थे। जो हिंदू स्टाइल था वो थोड़ा अलग था। तो इंडियन जो स्टाइल था एक तरीके से बिल्डिंग्स बनाने का वो बहुत ही ज्यादा अलग था। तो इन सबको मिक्सअप करके जो है इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, ये सब चीजें मैं आप लोगों को अभी जस्ट बता चुका हूँ। अब जो मेन जगह थी भाई जहाँ पे इन्होंने प्लानिंग करी थी, जो मेन बसाया था, वो था भाई आप लोगों का रायसीना हिल्स। यहाँ पे भाई इन्होंने जो है अपने प्रशासनिक केंद्र बसाए थे। ये जगह का नाम है भाई रायसीना जो हिल्स है, ये जगह का नाम है। और ये थोड़ी ऊंचाई पे थी जगह, पूरी दिल्ली में सबसे ऊंचाई पे अगर कहें तो ये रायसीना हिल्स वाली जगह है। और यहीं पे इन्होंने भाई जो राष्ट्रपति भवन है, जो वायसराय हाउस था,
इसे बनाया था और जो सचिवालय था उसे बनाया था। और यहीं से जो है भाई ये पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को जो है कंट्रोल किया करते थे राजधानी बनने के बाद। इसके साथ साथ भाई आप इंडिया गेट के आसपास का एरिया देखोगे, वो भी एकदम सिस्टमेटिक वे में इन लोगों ने बसाया, वहां पे राजपथ वगैरह बनाया इन्होंने। और कनॉट प्लेस का भाई मैं एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ ऊपर ही, कि कनॉट प्लेस आपने देखा होगा, वो भी कितने सिस्टमेटिक वे में इन्होंने बसा रखा है। वहां पे देख के ही पता लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर जो है वहां की बिल्डिंग्स है। बात करें कि भाई इन बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने में या इस पूरी दिल्ली को बसाने में इनकी हेल्प किसने करी? ऑब्वियस सी बात है, जो भाई इंडिया के अंदर मजदूर वगैरह थे, जो कारीगर वगैरह थे, जो लेबर्स थे या क्राफ्टमैन थे, उन्होंने भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इनकी मदद करी और दिल्ली को जो है बसाने में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आई होप आप लोगों को भाई टाउन प्लानिंग जो दिल्ली की गई थी, जो दिल्ली को एकदम सिस्टमेटिक वे में अंग्रेजों ने बसाया था, वो सब चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। यही चीजें जो है आप लोगों को बतानी थी इसके आंसर में। अब आगे भाई आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए इनका जो वास्तुकला थी, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जो इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी, उनके बारे में थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हालांकि आप लोगों का आंसर जो ऊपर ही कंप्लीट हो गया, लेकिन वो इनफ नहीं होगा लिखना, तो थोड़ा बहुत डीप में जो है आप लोग ये लिख सकते हो जो मैंने आगे ऐड करा है। सिंपली भाई इसमें जो इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई की थी, जो इनका वास्तुकला का जो स्टाइल था, आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था, उन चीजों के बारे में जो है थोड़ा डीप में बताना है, जो मैं ऑलरेडी भाई आप लोगों को ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ। कि जो भी इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, वो भाई इनका एक तरीके से जो इनकी पावर थी, शाही शक्ति थी, उसको दिखाने के लिए बनाई थी। इस तरीके से इन्होंने बनाई थी उस बिल्डिंग्स वगैरह को, उस आर्किटेक्चर को। इसके साथ साथ जो भी इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, उसमें भाई इंडियन स्टाइल भी था और ब्रिटिश स्टाइल भी था, दोनों को मिक्सअप करके जो है इन्होंने बनाई थी। उसमें इंडियन आइडेंटिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पूरी तरीके से जो है ऐसा नहीं लगता उन बिल्डिंग्स वगैरह को देखकर कि ये वेस्टर्न कल्चर की है, उसमें इंडियन टच भी बहुत आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए भाई आप लोग राष्ट्रपति भवन देख सकते हो, संसद भवन देख सकते हो। अब इंडियन कल्चर के साथ साथ भाई इनमें जो है मुगलों का जो स्टाइल था उसका भी यूज किया गया, राजपूतों का जो स्टाइल था उसका भी यूज करा गया, जो हिंदू का जो स्टाइल था उनका भी यूज किया गया। जैसे वो लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, इन सबका जो है मिक्सअप करके इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। एग्जाम्पल के लिए भाई आप बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल देख सकते हो, कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई थी, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। जैसे कि भाई वायसराय हाउस था इनका, जो आज के टाइम पे राष्ट्रपति भवन है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग गए भी होंगे। इसके साथ साथ संसद भवन जो था, पार्लियामेंट हाउस, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। सचिवालय भवन है भाई, और इसमें भाई उत्तर और दक्षिण ब्लॉक है, जो भाई वेल कनेक्टेड है दिल्ली से। ऑलमोस्ट जो दिल्ली के सारे इंपॉर्टेंट एरिया है वहां से वेल कनेक्टेड है ये सेक्रेटेरिएट जो बिल्डिंग्स है वो। इसके साथ साथ इंडिया गेट तो भाई आप लोगों ने 101% घूमा ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस है। राजपथ वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके बारे में आप बता सकते हो। आगे भाई आप लोग जो है इनकी वास्तुकला की प्रमुख विशेषता बता सकते हो, जो ऊपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, जिसमें भाई इंडियन स्टाइल वगैरह जो है इंक्लूड है। जैसे कि भाई उसमें छतरियां वगैरह भी है, जालीदार खिड़कियां हैं, स्तंभ है, गुंबद वगैरह है। तो ये सब जो है वेस्टर्न कल्चर में नहीं होता था, ये इंडियन कल्चर में था। और जो भी इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है उनमें आप ये इंडियन कल्चर देख सकते हो। इसके साथ साथ भाई वेस्टर्न कल्चर जो था उसका तो यूज करा ही था इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई जो एकदम सिमेट्रिकल भाई स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए थे, जो ग्रिड पैटर्न में पूरी दिल्ली को बसाया था इन्होंने, या बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी, तो ये इंडिया में नहीं होता था, ये वेस्टर्न कल्चर में होता था। इसके साथ साथ भाई जो इन्होंने हरित क्षेत्र या खुली जगह वगैरह जो है वो बसाई। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गार्डन वगैरह कितने बनाए, रोड साइड जो है पेड़ वगैरह खूब लगाए। तो ये सब चीजें भी आप बता सकते हो इसी में। आगे भाई जो इनके निर्माण में सामग्री वगैरह लगी और जो तकनीक लगी उसके बारे में आप बता सकते हो। इंग्लिश में बोले तो भाई जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने करा था उसमें मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, जो टेक्निक्स थी उसका क्या यूज रहा, वो आप बता सकते हो। तो अगर बात करें मटेरियल भाई इन्होंने क्या यूज करा, तो भाई आसपास का जो दिल्ली का एरिया था वहीं से भाई इन्होंने लाल बलुआ पत्थर जो है उसका यूज करा, संगमरमर जो था उसका यूज करा इन्होंने। और इसके साथ साथ जो दिल्ली के ही जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, उन लोगों की मदद से ही इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बनाई। बात करें भाई टेक्निक की, तो इन्होंने जो मॉडर्न टेक्निक थी उनका यूज करा, आधुनिक जो तकनीक थी इनकी उसका यूज करा। और इसमें जो है इंडियन टच वगैरह जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है बस एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, यानी कि कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन था, इंग्लिश में भाई आप इसे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट बोल सकते हो, इसमें भाई दिल्ली और दिल्ली शहर के जो निवासी थे उनकी क्या भूमिका रही है, उनका क्या रोल रहा है, वो बताना है आपको। क्वेश्चन को घुमा फिरा के आप लोगों से कैसे भी जो है पूछा जा सकता है। सिंपली आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजीली एग्जाम में लिखाओगे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये बताना है कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इसमें भाई दिल्ली का क्या रोल था, दिल्ली की क्या भूमिका थी, वो बताना पड़ेगा। जिन बच्चों को भाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट नहीं पता है क्या है, तो सिंपली भाई जो हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जो आंदोलन वगैरह किए गए थे, उसमें भाई दिल्ली का क्या रोल रहा है, दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में आप लोगों को सिंपली बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो भाई दिल्ली थी हमारी, वो स्वतंत्रता के रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए उनके लिए भाई प्रमुख केंद्र थी, एक तरीके से मेन सेंटर थी, क्योंकि वहीं से ही भाई सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, जो पॉलिटिकल गतिविधि थी, जितने भी काम थे पॉलिटिकल, वो सारे दिल्ली से ही करे गए थे। एग्जाम्पल के लिए भाई आप कांग्रेस पार्टी जो थी उस टाइम पे सबसे बड़ी एक नाम मात्र पार्टी थी जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत से आंदोलन वगैरह करे, तो उनकी भाई जो भी बैठकें वगैरह होती थी या जो भी वो डिसीजंस वगैरह लेते थे, जो भी उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो सब जो है दिल्ली में ही आकर करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ऊपर के क्वेश्चन में ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंग्रेजों ने जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली को शिफ्ट कर लिया था, 1911 में दिल्ली को बना लिया था। अब जहाँ पे अंग्रेज होंगे वहीं पे जाके ही तो भाई भारत के लोग आंदोलन वगैरह करेंगे, तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी थी उसने जो है सारी जो अपनी मेनली एक्टिविटीज थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी या आंदोलन वगैरह थे, जो भी मीटिंग्स वगैरह थी उनकी, या जो भी डिसीजन या रेजोल्यूशंस वगैरह किए, उन्होंने सब कुछ दिल्ली में ही आकर करे, ताकि भाई अंग्रेजों पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। दूसरा क्या रोल था भाई स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में दिल्ली का, कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, भाई सब जानते हैं इन्हें, इन्होंने फ्रीडम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं भारत की आजादी के लिए। तो इन्होंने भाई जो भी अपने आंदोलन वगैरह करे, जो भी मूवमेंट वगैरह करे, लाइक सत्याग्रह करा इन्होंने, या जो भी फास्ट वगैरह ये रखते थे, या जो भी भाई पब्लिक गैदरिंग करते थे, यानी कि सारी भीड़ को जो इकट्ठा कर ले करते थे, उनमें से मोस्टली जो है सब इन्होंने दिल्ली में ही आकर करा। और मेन रीजन यही था, अंग्रेजी सारे दिल्ली में जो है आके बस चुके थे, उन्होंने मेन राजधानी ही दिल्ली को बना लिया था। इसके साथ साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इंग्लिश में भाई आप इसे क्विट इंडियन मूवमेंट बोल सकते हो, इस टाइम पर भी भाई जो गांधी जी थे या और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सब ने जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह करी वो सब दिल्ली में ही आकर करी मेनली। तो इस वजह से भाई दिल्ली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फ्रीडम मूवमेंट में। दिल्ली के जो भाई छात्र थे, दिल्ली के जो स्टूडेंट थे, और जो आम जनता थी, दिल्ली के जो कॉमन पीपल थे, फिर चाहे वो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या जामिया मिला इस्लामिया के स्टूडेंट हो या और भी जो अन्य दूसरी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे दिल्ली में उस टाइम पे, उन सबके भाई स्टूडेंट्स ने या जो आम लोग थे उन सब ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाया था स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में। जो स्टूडेंट वगैरह थे भाई उन्होंने जुलूस वगैरह निकाले, बहुत से भाई पर्चे वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे जो ब्रिटिश की आइडियोलॉजी थी उनके खिलाफ में, और बहुत से भाई स्टूडेंट जेल भी गए दिल्ली के। इसके साथ साथ जो दिल्ली में भाई व्यापारी थे, मजदूर थे, किसान थे, इंग्लिश में आप इन्हें ट्रेडर्स, लेबर्स या फार्मर्स बोल सकते हो, इन सब ने भी भाई स्ट्राइक वगैरह करी, प्रोटेस्ट वगैरह करे, हड़ताल वगैरह करी अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी के लिए। दिल्ली से भाई बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुआ करती थी दिल्ली से ही। जैसे कि भाई बहुत से ऐसे नेता थे जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो है बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। एग्जाम्पल के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इनके जैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करे, रिवोल्यूशन करा, रिवोल्ट करा। और ये सब भी जो है मेनली कहां से करते थे, ये सब दिल्ली से ही करते थे। एग्जाम्पल के लिए भाई आप 1929 में क्या करा था, जो भगत सिंह थे और जो बटुकेश्वर दत्त थे, इन दोनों ने भाई क्या करा था उस टाइम पे, भाई अंग्रेजों के टाइम पे केंद्रीय विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली आप बोल सकते हो, आज के टाइम पे पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो इसमें जाके भाई बम बम फेंक दिया था उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। ये चीज आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सी मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ भाई जो दिल्ली का लाल किला है
उसमें क्या हुआ था 1945 से 1946 के टाइम पीरियड के बीच में कि भाई जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी एक आर्मी थी जो इंडिया को फ्री कराने का भाई काम कर रही थी, जो उन्होंने खुद से इकट्ठा करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो उस आर्मी के अगेंस्ट जो है मुकदमा वगैरह चलाया गया था भाई रेड फोर्ट में, लाल किले में। तो इस मुकदमे वगैरह को भाई पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा और पूरा इंडिया जाग उठा था। बहुत सी भाई पत्रिकाएं भी थी, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह थे, जर्नलिज्म बोल सकते हो आप, जो उनका रोल था भाई, जो पब्लिशिंग वगैरह उस टाइम पे की गई थी, वो सब भी जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल भाई आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर देख सकते हो, राष्ट्रीय सहारा देख सकते हो, उर्दू देख सकते हो, उर्दू अखबार, बहुत से न्यूज़पेपर थे, बहुत से जर्नलिस्ट थे, बहुत से भाई पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी, जिन्होंने एक साथ मिलकर जो है दिल्ली से ही काम करा अंग्रेजों के अगेंस्ट में, ताकि इंडिया की जो सिचुएशन ब्रिटिश लोगों ने बना दी थी उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके, पूरे भारत के लोगों को पता चल सके और भारत के लोग सारे यूनाइट हो सके, एक साथ आ सके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। गांधी जी का जो भाई लास्ट आंदोलन था, जो लास्ट उनका फाइनल मूवमेंट था, वो भी भाई दिल्ली में ही जो है किया गया था। बेसिकली हुआ क्या था भाई, भारत जो है आजाद हो चुका था और पूरे भारत में आजादी के बाद जो है सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। आप कम्युनल वायलेंस बोल सकते हो, बहुत ज्यादा होने लग गया था। कम्युनल राइट्स आप बोल सकते हो। हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो इन सब चीजों को देखकर जो है गांधी जी ने भाई 13 जनवरी 1948 को 13 जनवरी 1948 को अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन बेसिकली क्या था, उन्होंने फास्ट रख लिया था, यानी कि भूखा रहे, ताकि जनता जो है उन्हें भूखा देख कर उन्हें भाई शांत हो सके और ये जो दंगे वगैरह कर रही है ये सब चीजें छोड़ दे और दिल्ली में शांति हो जाए। तो ये आखिरी जो मूवमेंट उन्होंने करा था ये भी उनका दिल्ली में ही हुआ था। फिर उसके बाद तो भाई आप लोगों को पता ही है 30 जनवरी को उनकी डेथ हो गई थी, नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। 8वें पॉइंट में भाई आप लोग ये बता सकते हो कि बहुत सी भाई ऐतिहासिक सभाएं वगैरह हुई है, बहुत सी रैलियां वगैरह हुई है दिल्ली में। इंग्लिश में भाई आप हिस्टोरिक गैदरिंग्स एंड रैलीज बोल सकते हो, जो दिल्ली में हुई थी फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर। एग्जाम्पल के लिए भाई आप लोगों ने दिल्ली का रामलीला मैदान देखा होगा, बिरला हाउस देखा होगा, चांदनी चौक देखा होगा। ये जगह ऐसी है भाई जहाँ पे जो है आज के टाइम पे भी बहुत से मूवमेंट होते हैं, बहुत सी सभाएं होती है, बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं और उस टाइम पे भी जो है बहुत ज्यादा होती है अंग्रेजों के खिलाफ इन जगहों पर। यही सारी बातें जो है आप लोगों को लिखनी थी। इस क्वेश्चन के आंसर में ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था आप लोगों के लिए। आगे भाई इस आंसर में आप लोग ये ऐड कर सकते हो कि स्वतंत्रता भारत में दिल्ली का क्या योगदान था, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन जो था दिल्ली का इंडिपेंडेंट इंडिया में वो बताना पड़ेगा। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई जो स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें क्या रोल था, उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था दिल्ली का। अब स्वतंत्र हो गया है भाई भारत, तो स्वतंत्र भारत में दिल्ली का क्या रोल है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले तो भाई राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान बहुत ज्यादा रहा है दिल्ली का। इंग्लिश में बोले तो भाई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दिल्ली का। क्यों? अब क्योंकि भाई जब आजाद हुआ भारत तो जो राजधानी थी भारत की किसे बनाया गया भाई, दिल्ली को ही बनाया गया, नेशनल कैपिटल। अब उसके पीछे रीजन साफ सीधा सा था, क्योंकि भाई दिल्ली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी भारत में और सारी जगह से जो है भारत के वेल कनेक्टेड थे, इजिली जो है वेल कनेक्शन था दिल्ली का और सारे इलाकों से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इजी हो पा सके। इसके साथ साथ भाई अंग्रेजों की राजधानी भी दिल्ली रह चुकी थी, मुगलों की भी भाई बहुत बार दिल्ली रही है राजधानी, और दिल्ली में ऑलरेडी भाई संसद भवन था, राष्ट्रपति भवन था, प्रधानमंत्री कार्यालय था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह था, ये और भी जो कार्यालय थे या मंत्रालय थे वो सब दिल्ली के अंदर था। तो इस वजह से जो है दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। इसके साथ साथ जब भाई भारत आजाद हुआ तो बहुत से भाई लोकतंत्र का संचालन जो था वो भी दिल्ली से ही हुआ। लोकतंत्र संचालन इन द सेंस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिंपली बोला जाए तो भाई जैसे चुनाव जैसी चीजें हैं या नीति वगैरह जो बनाते थे, जो प्लानिंग वगैरह करते थे, पॉलिसी मेकिंग वगैरह जो करते थे, लॉ मेकिंग करते थे, यानी कि कानून वगैरह जो बनाए गए थे, ये सारी चीजें जो है जो लोकतंत्र में आती हैं वो सब चीजें कहां से की गई, दिल्ली से ही की गई। इसके साथ साथ जब भाई भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग जो है भाई पाकिस्तान से भारत के अंदर आने लगे और भारत में भी भाई मेनली कहां आने लगे, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग आए, जिन्हें तुम भाई शरणार्थी बोल सकते हो उन लोगों को, या रिफ्यूजीज बोल सकते हो। तो उनके लिए भाई जो दिल्ली की सरकार थी और जो मेन गवर्नमेंट थी पूरे भारत की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, उन सब ने मिलकर भाई दिल्ली में जो है बहुत से रेफ्यूजीज कैंप वगैरह बनाए, बहुत से भाई हाउसेज जो है उन्हें बनाने पड़े, रोजगार वगैरह देना पड़ा उन लोगों को। एक तरीके से दिल्ली को जो है वो मिनी भारत के रूप में बना दिया, यानी कि मिनी इंडिया के रूप में बना दिया था। सब कुछ उन लोगों के लिए करना पड़ा था दिल्ली में। इस चीज के बारे में आप डेप्थ में आगे एक क्वेश्चन में पढ़ने के लिए आप लोग
लोगों को मिल जाएगा। आगे भाई और क्या कंट्रीब्यूशन रहा दिल्ली का इंडिपेंडेंट इंडिया में। दिल्ली भाई पहले से ही जो है व्यापार वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी, विनिर्माण के लिए, सेवा वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी दिल्ली। कमर्शियल एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या और भी जो सर्विसेज वगैरह थी वो सब दिल्ली में ऑलरेडी बहुत पहले से होता था। मुगल टाइम पे भी होता था, अंग्रेजों के टाइम पे भी होता था, और फिर भारत आजाद हो गया तो उस टाइम पे भी ये सब चीजें कंटिन्यूस रही। और दिल्ली के जो बहुत से इलाके थे वो भाई इंडस्ट्रियल एरिया बन चुके थे, जैसे कि भाई नई दिल्ली आप देख सकते हो, ओखला देख सकते हो, नारायणा देख सकते हो, नरेला देख सकते हो, ये सब जो है इंडस्ट्रियल एरिया बन चुके थे और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है काम धंधे होने लगे थे, लोग जो है यहाँ पे आने लगे थे। इसके साथ साथ भाई मार्केट वगैरह जो थी वो भी बहुत ज्यादा थी दिल्ली में, बाजार वगैरह, वाणिज्य वगैरह एक्टिविटीज जो थी बहुत ज्यादा होती थी, कमर्शियल ग्रोथ बहुत होती थी दिल्ली में। एग्जाम्पल के लिए भाई आप चांदनी चौक मार्केट देख रही करोल बाग मार्केट देखिए, आपने नेहरू पैलेस देखा है, कनॉट प्लेस देखा, ये सारे बहुत ज्यादा जो है फेमस बाजार है। आज के टाइम पे भी दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है आज के टाइम पे भी, और यहाँ से जो है बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी और आज भी होती है। बात करें भाई शिक्षा के और अनुसंधान के क्षेत्र में दिल्ली का क्या रोल रहा, यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में दिल्ली का क्या रोल रहा, क्या इंपॉर्टेंस रही, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो भाई आप लोगों को पता ही होगा। दिल्ली में भाई DU जैसी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी, JNU जैसी यूनिवर्सिटी थी, इसके साथ साथ भाई IIT दिल्ली भी था, एम्स भी है ऑलरेडी भाई दिल्ली के अंदर, और ISI भी है भाई दिल्ली के अंदर। यानी कि जो मेन यूनिवर्सिटीज या मेन रिसर्च सेंटर आप बोल सकते हो ये सब दिल्ली में ऑलरेडी पहले से ही था, और जो नहीं था उन सबको जो है धीरे धीरे स्टैब्लिश कर दिया गया दिल्ली के अंदर। और इन सब चीजों ने भाई आजादी के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाया था दिल्ली में, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। बात करें भाई सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान का, यानी कि कल्चरल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन का, तो भाई आप लोगों को पता ही है दिल्ली में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो सब रहते हैं दिल्ली के अंदर, और आजादी के टाइम से रहते हैं, उससे पहले से भी रहते हैं। इस वजह से भाई आजाद भारत के टाइम पे या उससे पहले भी आप देखोगे दिल्ली में हर टाइप के त्योहार मनाए जाते हैं, हर टाइप की परंपराएं देखने के लिए मिल जाएंगी, अलग अलग लाइफस्टाइल लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा दिल्ली के अंदर। बात करें भाई मेन कल्चरल इंस्टीट्यूट्स की, तो वो भी भाई दिल्ली के अंदर जो है थे कुछ पहले से ही, और कुछ जो है आजादी के बाद बनाए गए। एग्जाम्पल के लिए भाई आप इंडिया हैबिटेट सेंटर का नाम बता सकते हो, कमानी ऑडिटोरियम बता सकते हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बता सकते हो, या ललित कला अकेडमी के बारे में आप बता सकते हो। इन जगहों पर जो है बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज जो है सिखाई जाती थी लोगों को। आगे आप लोग ये बता सकते हो कि दिल्ली के जो लोग थे या जो दिल्ली थी वो राष्ट्रीय एकता का एक तरीके से प्रतीक है, नेशनल जो यूनिटी है उसका एक सिंबल है। वो कैसे आप देखते हो भाई दिल्ली में जो है नेशनल सेलिब्रेशंस की जाती हैं, राष्ट्रीय जो फेस्टिवल होते हैं वो बनाए जाते हैं। लाइक आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंट डे है जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब जो है दिल्ली में ही मनाया जाता है। इन सब का सेलिब्रेशन जो है दिल्ली में ही किया जाता है। और लाल किले से भाई जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भाषण वगैरह देते हैं, परेड वगैरह निकलती है भाई राजपथ वगैरह पे, तो ये सब जो है हमारी यूनिटी दिखाती है। इसके साथ साथ भाई बहुत से नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे हैं दिल्ली में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग राजघाट देख लो, इंडिया गेट देख लो, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देख लो, संसद भवन देख लो, ये सब जो है दिल्ली में ही है। आगे बात करें तो भाई दिल्ली का जो ग्लोबल लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा रहा है शुरू से। क्यों? क्योंकि भाई जो विदेश मंत्रालय है और जो भाई विभिन्न दूतावास है यानी कि एम्बेसीज जो होती है फॉरेन की, जो बाहर के देशों ने दिल्ली में लगा रखी है, वो सब भी जो है मोस्टली आप लोगों को सब दिल्ली में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भाई ग्लोबल लेवल के मुद्दे वगैरह जो होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के मुद्दे होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड बैठकें होती हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो सब भी दिल्ली में ही बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए भाई आप G20 का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो G20 भाई इस बार होस्ट करा था इंडिया ने, तो वो भी मेनली कहाँ पे किया गया था, वो सब दिल्ली में ही किया गया था। आगे भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो, आधारभूत ढांचे के बारे में बता सकते हो, जैसे कि भाई दिल्ली में जो है आजादी के बाद या आजादी से पहले भी जो है ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था और वेल कनेक्टेड था दिल्ली बाकी सारे एरिया से भी। एग्जाम्पल के लिए भाई आप दिल्ली मेट्रो ले सकते हो, और आज के टाइम पे देखोगे तो भाई एयरपोर्ट्स वगैरह जो है वो दिल्ली के भाई बहुत ज्यादा फेमस है, आप कहीं भी जा सकते हो। रेलवे लाइंस दिल्ली की बहुत ज्यादा फेमस है, दिल्ली से आप कहीं का भी ट्रेवल कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आप बता सकते हो। लास्ट में भाई आप लोगों को जो है बस एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
तो भाई 5वें क्वेश्चन में आप लोगों से जो विभाजन हुआ था भारत का 1947 में, आजादी के बाद एक पाकिस्तान बन गया था, एक इंडिया बन गया था, तो इस विभाजन से दिल्ली पर क्या इंपैक्ट पड़ा था, दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को भाई अलग अलग टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आप लोगों को वही लिखना है जो अब मैं आप लोगों को समझाने वाला। तो इंट्रोडक्शन में या परिचय में भाई सबसे पहले जो है आप लोग वही बता दीजिएगा कि कैसे कैसे भाई भारत की आजादी हुई, फिर जो है भाई इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन गए, और इस आजादी के बाद जो है बहुत ज्यादा भाई लोग विस्थापित हुए, मारकाट हुई भाई हिंदू मुस्लिम में, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो ये नॉर्मल सी सारी बातें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी, तो ये थोड़ी बहुत आप इंट्रोडक्शन में लिख लीजिएगा खुद से। बात करते हैं हम मेन आंसर की। मेन आंसर में भाई सिंपली आप लोगों को ये बताना है जो विभाजन था, जो स्वतंत्रता था, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इंडिपेंडेंस का या पार्टीशन के जो इंपैक्ट पड़ा है, जो प्रभाव हुआ है दिल्ली के ऊपर, वो एक्सप्लेन करना है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। जो ऊपर अभी क्वेश्चन देखा हमने 4th, और जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये सेम क्वेश्चन नहीं है भाई, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। कभी आप लोग सेम समझो लेकिन दोनों अलग है, हाँ रिलेटेबल जरूर कह सकते हो लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग है। तो अब समझते हैं भाई क्या आप लोगों के प्रभाव पड़े, क्या इंपैक्ट पड़े विभाजन के और स्वतंत्रता के दिल्ली के ऊपर। सबसे पहले तो भाई जब भारत आजाद हुआ और 2 पार्टीशन हो गया, 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान से भाई बहुत सारे लोग जो है वो भारत के अंदर आए। और भारत में भी भाई आप लोगों को पता है पंजाब वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में बहुत ज्यादा लोग आए, और पंजाब और राजस्थान से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो सारे लोग जो है दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में जो है लाखों की संख्या में लोग आए, बहुत सारे लोग जो है रेफ्यूजी बन गए, दिल्ली में शरणार्थी बन गए। पहले जो भाई जनसंख्या दिल्ली की करीबन 9 लाख थी, वो भाई आजादी के बाद एकदम से आप लोगों की 14 लाख हो गई जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग आ गए थे दिल्ली के अंदर एकदम से आजादी के बाद। अब जब भाई लोग आए तो उन लोगों के लिए भाई आश्रय वगैरह होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि शेल्टर वगैरह या रिहेबिलिटेशन जो है उन लोगों के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली कहूं तो भाई वो रहेंगे कहाँ, उनके लिए घर वगैरह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज की भाई कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी दिल्ली के अंदर। तो इस वजह से भाई जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने भाई इन लोगों के लिए जो रेफ्यूजी लोग थे, जो शरणार्थी थे, उनको भाई स्कूल वगैरह जो थे, मंदिर वगैरह थे, गुरुद्वारे थे या पार्क वगैरह थे, या और भी जो खाली सरकारी लाइक रेलवे स्टेशन वगैरह है या सड़क वगैरह है, वहां पे भाई इन लोगों के लिए जो है रिफ्यूजीज कैंप वगैरह बनाने शुरू कर दे, रिफ्यूजीज बिल्डिंग वगैरह बनानी शुरू कर दी, ताकि ये लोग जो वहां पे रह सके। इसके साथ साथ भाई इन लोगों के लिए लंबे समय तक ये लोग अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके, तो इनके लिए पूरी पूरी कॉलोनियां जो हैं वो स्टैब्लिश की गई, बसाई गई। एग्जाम्पल के लिए भाई आप लाजपत नगर देखोगे, राजेंद्र नगर देखोगे, करोल बाग देखोगे, तिलक नगर देखोगे, ये कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पे भाई इन लोगों को धीरे धीरे करके बसाया गया है, इन्हें घर वगैरह दिए गए और इन्हें काम धंधे वगैरह, रोजगार वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया गया। ये सब चीजें जो डीप में है आगे आप क्वेश्चन में पढ़ोगे जरूर। इसके साथ साथ जब भाई इतने सारे लोग आए थे तो दिल्ली में जो है बहुत से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, हिंदू मुस्लिम के बीच भाई बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, बहुत ज्यादा मारकाट वगैरह हुई थी। ये सब चीजें आप लोगों को पता है, कम्युनल टेंशन जो है बहुत ज्यादा हुई थी और बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह भी हुआ था। और इस चीज को रोकने के लिए भाई गांधी जी जो है वो फास्ट पे बैठ गए थे, उपवास कर लिया था उन्होंने 13 जनवरी को 1948 में। ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई चुका हूं मैं ऊपर के क्वेश्चन में। और क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई दिल्ली पे, जो पाकिस्तान से लोग आए थे भाई रेफ्यूजीज बनकर, शरणार्थी बन गए थे दिल्ली में आकर, तो वो भाई अलग अलग भाषा के थे लोग थे, मतलब उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था वो थोड़ा अलग था इंडिया के लोगों से। उनकी लैंग्वेज भाई थोड़ी अलग थी, लाइक वो उर्दू पंजाबी थोड़ी मिक्सअप बोलते थे, उनके जो रीति रिवाज थे थोड़े अलग थे, उनके खान पान का तौर तरीका जो है वो अलग था। अब इन सब चीजों से जो है दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि दिल्ली का जो भाई पहले कल्चर हुआ करता था, अब उनमें जो है थोड़े चेंजेस वगैरह आ गए थे, क्योंकि अब दिल्ली में नए तरीके के लोग आ गए थे, तो मिक्सअप होने लगी थी कल्चर वगैरह दिल्ली का भी और उस साइड का भी। बात करें भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो भाई दिल्ली में जो है बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग वगैरह खुलने लगे। अब जब इतने सारे लोग आए हैं तो भाई ये काम धंधा वगैरह क्या करेंगे, तो इन्होंने भाई जुगाड़ से कुछ ना कुछ काम धंधे जो है छोटे मोटे खोलने शुरू कर दिए। बहुत से स्मॉल इंडस्ट्रीज, बहुत से शॉप, बहुत से स्मॉल बिजनेस वगैरह जो है करने इन्होंने शुरू कर दिए, ताकि भाई अपना जीवन वगैरह जो है कैसे न तैसे करके चला सके। जो लोग भाई दिल्ली से पाकिस्तान में चले गए थे मुस्लिम लोग,
तो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह जो थी खाली थी वो भाई जो पाकिस्तान से लोग आए थे उन्हें जो है धीरे धीरे करके दे दी गई थी। और क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई, और जब भाई भारत का विभाजन हुआ, स्वतंत्र हुआ भाई भारत, तो उसके बाद जो है दिल्ली में ही भाई संविधान वगैरह जो है बनाना शुरू कर दिया था। और दिल्ली में ही फिर भाई आप लोगों को पता है चुनाव वगैरह हुए, दिल्ली को राजधानी बना दिया और सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट वगैरह थे वो सब दिल्ली में जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया उन सब चीजों का। बात करें भाई साइकोलॉजिकल या इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ा दिल्ली के ऊपर, तो भाई जब इतने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो लोगों के भाई अपने लोग जो है वो बिछड़ गए। बहुत से लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ उस टाइम पे। दिल्ली के अंदर भी बहुत से लोगों का घर छूट गया, बहुत से लोगों को हिंसा झेलनी पड़ी, बहुत सी महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और जब भाई दंगे वगैरह हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे दिल्ली में, तो और भी बहुत ज्यादा जो है इन चीजों से दिक्कत हुई दिल्ली वासियों को। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ की जो है कुछ नई तरीके से शुरुआत करी, बहुत से लोग जो हैं वो कभी निकल ही नहीं पाए उन सब चीजों से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी भाई हुई दिल्ली के लोगों को। अब जब भाई इतने सारे लोग आ गए थे दिल्ली के अंदर तो वो सारे जो है रेफ्यूजीज बन गए, शरणार्थी बन गए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ही रहने लगे। तो उन लोगों ने जो है भाई अपने अधिकार वगैरह की मांग करने लगे, गवर्नमेंट से अपने राइट्स की आवाज उठाने लगे, जिसको देख के भाई ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भाई लोग जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, डेमोक्रेसी वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है, अपने सिविल राइट्स वगैरह को लेकर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या इम्पैक्ट पड़ा दिल्ली के ऊपर पार्टीशन का या इंडिपेंडेंस का। आगे भाई आप लोगों को अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए ये टॉपिक जो है ऐड कर देना है। हालांकि इस टॉपिक में भी वही सारी बातें बताई गई हैं जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाई हैं। इसमें भाई आप लोगों को सिंपली ये बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए अलग मायने थे, अलग मीनिंग थी लोगों की, और जो पार्टीशन हुआ है, जो विभाजन हुआ है, उसकी अलग मीनिंग थी लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। तो ये टॉपिक जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यही सारी चीजें जो अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाएंगे वही सारी हैं, बस अलग तरीके से जो है बताई गई हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में भाई आप लोग जो है एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा, कंक्लूजन लिख दीजिएगा, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 6th क्वेश्चन में आप लोगों से दिल्ली की जो पुनर्वास कॉलोनियां हैं, इंग्लिश में भाई आप इसे रीसेटलमेंट कॉलोनीज बोल सकते हो, उनके बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली भाई ये कॉलोनी वो इलाके हैं, वो एरिया है जिसमें भाई दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को बसाया था, ऐसे लोगों के लिए बनाई थी ये कॉलोनियां जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पे रहते थे, झुग्गी वगैरह में रहते थे, तो उन लोगों के लिए कॉलोनियां जो है बसाई गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आप वेलकम बता सकते हो, या मेहरौली के बहुत से एरिया ऐसे हैं आप लोगों को ये एरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनके बारे में जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि भाई इन कॉलोनीज पे जो हिंसा वगैरह हुई है, जो इन्हें भाई एक जगह से उठा के वेलकम या और जो कॉलोनीज थी उनमें डाल दिया गया, विस्थापित कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया भाई इन्हें, इनके साथ जो वायलेंस हुई है और जो इनके साथ कॉलोनियों में जो प्लानिंग वगैरह की गई थी इनकी कॉलोनियों में, वो सब चीजें भी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से जो है भाई घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को आंसर जो है उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन या परिचय आप बोल सकते हो। इसमें भाई सिंपली आप लोगों को यही बताना है, ये जो भाई रीसेटलमेंट वाले एरिया है दिल्ली के, जैसे कि वेलकम है या और भी बहुत सारे एरिया हैं, लाइक मेहरौली के बहुत सारे एरिया हैं, तो इन सारी कॉलोनियों को भाई बनाया क्यों गया था ये बताना है आपको। परिचय बेसिकली भाई हुआ क्या था, भारत आजाद हुआ था तो भाई दो देश बने थे, एक बना था भाई हमारा पाकिस्तान और एक बना था हमारा हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान से जो लोग वगैरह आए थे भाई उन लोगों के पास जो है घर बार वगैरह नहीं थे, तो वो लोग जो है ऐसे ही रहने लग गए थे कहीं कहीं झुग्गी झोपड़ियों वगैरह में। या 1971 में जब भाई बांग्लादेश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो उस टाइम पे भी भाई बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से भारत के अंदर आ गए थे। तो वो लोग भाई ऐसे ही रहने लगे थे सड़कों में, झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पास घर वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी, सुविधा वगैरह नहीं थी, जिस वजह से भाई दिल्ली के जो अच्छे एरिया है ना उनकी भी शान जो है घटती चली आ रही थी। तो ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा था, कुछ ऐसे इलाके बसाए जहाँ पे भाई इन सारे लोगों को रहने की जगह वगैरह दी और इन लोगों को जबरदस्ती जो है वहाँ पे भेज दिया गया, सेटल कर दिया गया है। बेसिकली ऐसे लोगों के लिए ही जो है पूरा एरिया बसा दिया गया। तो जब भाई इन्हें रीसेटल करा गया है इन लोगों को, तो उनके साथ भाई बहुत सी हिंसा वगैरह भी की गई, यानी कि वायलेंस वगैरह उनके साथ बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ लोगों के साथ। जहाँ पे वो लोग पहले रहा करते थे वो सब चीजें जो है उनकी छीन ली गई, उजाड़ दी गई भाई, वो सारे घर या झुग्गी झोपड़ी जो भी थी उनके लिए वो
सब खत्म कर दिया गया और उन्हें रिप्लेस कर दिया भाई दूसरे एरियाओं में। इसके साथ साथ बहुत से लोगों के काम धंधे वगैरह छूट गए और इन एरियाओं को भाई पूरी तरीके से प्लानिंग करके बसाया गया था। तो ये कंप्लीट बातें जो है आप लोग इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। अब मेन जो है भाई आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम जो रीसेटलमेंट एरिया है या कॉलोनी आप बोल सकते हो, वेलकम आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, दिल्ली में एक इलाका है, इसके बारे में बताना है। इसे भाई बसाया कब गया था, यानी कि इसे डेवलप करा कब गया था भाई इस कॉलोनी को 1970 से 1980 के बीच में। और इसे बनाने का काम भाई किसे सौंपा था, यानी कि इसकी प्लानिंग वगैरह का जो काम था वो किसे सौंपा भाई, वो दो डिपार्टमेंट के हाथ में था, एक डीडीए और एक नगर निगम। नगर निगम को भाई आप इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो जब भाई एक कॉलोनी बसाई गई तो बहुत सारे लोगों को जो है विस्थापित करा गया, उनका डिस्प्लेसमेंट जो है किया गया। यानी कि भाई 1970 से 1980 के बीच में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि ये लोग भाई जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं या जो सड़कों वगैरह पे रह रहे थे लोग, उन्हें भाई उन एरिया से हटाकर दूसरे एरियाओं में जो है विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि भेज दिया, ताकि भाई दिल्ली के जो बाकी एरिया है उनका सौंदर्यीकरण किया जा सके, ब्यूटिफिकेशन किया जा सके। सिंपल बोलूं तो भाई बाकी इलाकों को अच्छा बनाने के चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटक दिया। और पटका भी कहा भाई, वेलकम जैसी बहुत सारी कॉलोनियां थी उनमें पटक दिया गया, जहाँ पे भाई कोई भी काम धंधे सही से नहीं थे, स्कूल वगैरह नहीं थे, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं थी। इसके साथ साथ भाई जो गवर्नमेंट की और भी सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, ऐसे इलाकों में इन्हें लाके ठूस दिया गया, यानी कि जबरदस्ती भाई इन्हें जो है यहाँ पे ठूसा गया, विस्थापित करा गया। आप रीलोकेट बोल सकते हो इंग्लिश में। अब भाई ये जो न्यू एरिया बसाए गए थे इन लोगों के लिए, तो यहाँ पे भाई काम धंधे वगैरह नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई एरिया ही अभी बसाया गया है, तो काम धंधे वगैरह कहाँ से होंगे, तो लोगों के पास भाई कोई भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं था यहाँ पे। इसके साथ साथ जो परिवहन सुविधाएं होती है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी भाई लिमिटेड था, यानी कि कम था। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब नया नया कोई एरिया बसाया जाएगा तो वहां पे ये सारी चीजें कहाँ होंगी पहले से, नहीं, जब लोग रहना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे जो है वहां पे डेवलपमेंट होती है। अब इन सब चीजों की वजह से भाई जो लोग थे, बेशक भाई ये झुग्गी झोपड़ी वगैरह जिसमें भी रह रहे थे, तो उनकी जो इनकम वगैरह थी उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उनका जो लाइफस्टाइल था वो भाई और भी ज्यादा नीचे गिर गया। इसके साथ साथ भाई जो लोग पहले बॉन्डिंग वगैरह बना के रहते थे, साथ साथ रहा करते थे, वो लोग भी जो है एक दूसरे से बिछड़ते चले गए। उनके सोशल जो नेटवर्क थे उनका ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने जो है इन लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती ठूसा था। अब जब भाई इन्हें रिलोकेट किया जा रहा था, इन एरियाज में बसाया जा रहा था, तो भाई इनके साथ जो है बहुत से वायलेंस वगैरह हुए, बहुत से हिंसा हुई, आप गलत चीजें भी बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा की गई। एग्जाम्पल के तौर पे भाई जिन डिपार्टमेंट को, जिन एजेंसीज को भाई ये काम सौंपा गया था कि ये झुग्गी झोपड़ियां वगैरह हटाओ, इन लोगों को भाई दूसरे एरिया में भेजो, तो उन डिपार्टमेंट ने भाई पुलिस वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करा, इस्तेमाल करा। ऐसे में भाई बहुत से लोगों ने जो है इस चीज के खिलाफ, जो इनके साथ गलत हो रहा था, आवाज भी उठाई। अपने बहुत से भाई उन्होंने संगठन वगैरह बनाए, ग्रुप्स वगैरह बनाए भाई उन्होंने, ताकि एक साथ मिलकर जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। लेकिन भाई गवर्नमेंट की पावर से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट के आगे लोगों की बिल्कुल भी नहीं चल पाई। इसी टाइम पे भाई बहुत सारे जो मानव अधिकार होते हैं, मानवाधिकार जो होते हैं, उनका भी हनन किया गया, वायलेंस किया गया भाई ह्यूमन राइट्स का। एग्जाम्पल के तौर पे भाई इन्हें पहले से ही भाई कोई भी सूचना वगैरह जो है नहीं दी गई, यानी कि इन्हें भाई कोई भी नोटिस वगैरह नहीं भेजा या कोई भी लीगल प्रोसेस वगैरह जो है वो नहीं हुआ, यानी कि कोई भी जो है इनकी सुनवाई नहीं की गई, कोई भी इनको भाई टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, डायरेक्ट जो है आए और इन्हें हटा दिया गया ऐसे ही जानवरों की तरह। तो एक तरीके से भाई ये मानव के अधिकारों का हनन हुआ है, वायलेंस हुआ है। अब जब भाई इन इलाकों को बसाया गया, जहाँ पे इन्हें शिफ्ट किया गया, ऐसे लोगों को झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते थे या सड़क के किनारों वगैरह पे रहते थे, तो इन एरियाओं की भाई जो प्लानिंग वगैरह करी थी गवर्नमेंट ने, उसमें भी भाई गवर्नमेंट जो है असफल हो गई, फेल हो गई। वो कैसे? क्योंकि भाई जो इन एरिया में इन लोगों के लिए घर वगैरह बनाए थे गवर्नमेंट ने, वो भाई बहुत ज्यादा छोटे छोटे बनाए थे, या उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब थी घरों की। और बहुत से भाई घर ऐसे थे जिनकी छत जो है भाई वो टेम्परेरी
बनाई गई थी टीन वगैरह की, जैसे होती है ना उस तरीके से। अब टीन वगैरह की भाई छतें बनाएंगे तो जब एक्सट्रीम वेदर होगा, यानी कि जब मौसम खराब होगा, आंधी तूफान वगैरह आएगा, तो वो सब चीजें उड़ जाएंगी, वो घर जो है बेकार हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो भाई इन एरिया में बेसिक सर्विसेज होती हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा कमी थी। बेसिक सर्विस यानी कि पानी वगैरह की भाई कमी हो रही थी लोगों को, जिस वजह से भाई इन इलाकों में जो है टैंकर वगैरह भेजे जाते थे पानी के। और आज भी ये बहुत सारे एरिया में देखा जा सकता है कि भाई टैंकर वगैरह आते हैं दिल्ली के अंदर पानी के। इसके साथ साथ जो सीवेज सिस्टम होता है वो भी भाई सही नहीं था इन एरियाओं का, जिस वजह से भाई इन एरियाओं में जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही थी लोगों को। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, गंदे एरियाओं में रहेंगे तो उन्हें हेल्थ की प्रॉब्लम तो होगी, नई नई बीमारियां तो लगेंगी। इसके साथ साथ भाई वहां पे जो है जो टॉयलेट्स वगैरह थे वो भी लिमिटेड थे, और जो लिमिटेड थे भी भाई उनको भी मेंटेन अच्छे से नहीं किया जाता था। बात करें भाई शिक्षा की और हेल्थ की, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूलों की बहुत कमी थी, और जो हेल्थ सेंटर थे गवर्नमेंट के या सरकारी हॉस्पिटल आप बोल सकते हो, वो भी भाई लिमिटेड थे। यहाँ पे देखा जाए तो भाई जो इन्होंने प्लानिंग वगैरह करी थी इन एरियाओं को बसाने में, उसमें इनइक्वालिटी थी, यानी कि असमानता थी। वो कैसे? वो ऐसे भाई कि आप दिल्ली के और इलाके देखोगे, जो शहरी इलाके हैं दिल्ली के, उनमें भाई बहुत सारी आप लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी, और जरूरत से ज्यादा ही मिलेंगी। लेकिन जो ये एरिया थे इनमें भाई सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा कमी थी। कहने को भाई दोनों ही दिल्ली के शहर हैं, लेकिन एक जगह भाई थोड़े अमीर लोग रह रहे थे तो एक जगह थोड़े गरीब लोग रह रहे थे। जरूरत भाई जबकि गरीब लोगों को ज्यादा है, लेकिन मिल किसको रहा है? अमीर लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो है इनइक्वालिटी हो रही थी इन लोगों के साथ सरकार के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। इसके साथ साथ जो भाई इन एरिया में लोग जबरदस्ती ठूस दिए गए थे, अब जो इन एरियाओं में रहने लगे थे, तो उन लोगों के साथ भाई सामाजिक तौर पे भी जो है भेदभाव किया जाता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भाई उनके साथ किया जाता था। वो क्यों? क्योंकि भाई जब इन एरिया से लोग आते हैं तो हम समझते हैं ये क्या ही कर पाएगा, ये क्या ही इंसान है, ये इंसान तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम उन्हें जो है थोड़ा नीचा समझते हैं। इस वजह से भाई ऐसे एरिया को जो है हम कभी कभी गरीब की बस्तियां भी बोल देते हैं या अवैध बस्तियां भी बोल देते हैं। इंग्लिश में भाई हम स्लम्स वगैरह वर्ड का यूज करते हैं या इलीगल सेटलमेंट्स का यूज करते हैं कि इन इलाकों के लिए, और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, यानी कि थोड़ी दूरी बना के रखते हैं हम लोग भी, थोड़ा भेदभाव वगैरह करते हैं। और ये सब चीजें भाई इन्हें जो है सहन करनी पड़ती है। और इन्हीं सब चीजों से भाई जो इनके जो बच्चे होते हैं और जो इनके काम धंधे होते हैं और जो भाई इनके घरों की जो महिलाएं वगैरह होती है, वुमेन होती है, उन सब पर भी भाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीजों से। इन इलाकों की भाई एक और खास बात है, खास बात ये है कि भाई जब जब चुनाव वगैरह आते हैं तो नेता वगैरह भाई इन एरियाओं में बहुत ज्यादा जाते हैं वोट वगैरह मांगने, नए नए वादे करने, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो इन इलाकों के लिए कुछ भी नहीं करते नेता वगैरह, एकदम गायब से ही हो जाते हैं। तो आई होप भाई आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बेसिकली भाई इस पूरे टॉपिक में आप लोगों को यही समझाया गया था कि दिल्ली में भाई जो एरिया ऐसे हैं जो गरीब लोगों के लिए बसाए गए थे, जिनके पास घर नहीं होता, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों के लिए बसाए गए थे। तो उसमें सब चीजें भाई कैसी होती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बतानी थी एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये जो एग्जाम्पल था पूरा, ये सारी बातें थी। हालांकि दिल्ली में भाई सारे जो रीसेटलमेंट एरिया है या पुनर्वास कॉलोनी आप बोल सकते हो, उन सबका यही हाल है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे भाई वेलकम के बारे में पूछा गया था, अगर एग्जाम में किसी और कॉलोनी के बारे में पूछे तब भी आप लोगों को यही सारी बातें बतानी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भाई हम मेहरौली का लेंगे। मेहरौली जो है भाई उसमें थोड़ी सी अलग चीजें हुई। अलग क्या, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वेलकम जैसी कॉलोनियों में भाई क्या हुआ, रिसेटल करा गया, लोगों को रिलोकेट किया गया, यानी कि दूसरे जो बढ़िया बढ़िया इलाके थे दिल्ली के, वहां से भाई इन गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को, या जिनके पास घर वगैरह नहीं थे, उन सबको भाई उठा के इन वेलकम जैसी एरियाओं में पटक दिया गया, रिलोकेट कर दिया। और फिर उनके साथ साथ भाई बहुत सारी चीजें गलत हुई, ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन भाई जो मेहरौली वाला एरिया है ये दिल्ली का, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें बल्कि भाई ऐसा हुआ कि यहाँ पे भाई लोगों के साथ जो है गलत होने लगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो गलत क्या हुआ है वो अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों को भाई दिल्ली का मेहरौली वाला इलाका आप लोगों को पता ही होगा, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, महत्व है इसका। वो क्यों?
आप देखोगे भाई इस एरिया में आपको कुतुब मीनार भी देखने के लिए मिलेगा, जमाली कमाली मस्जिद देखने के लिए मिलेंगी, या और भी बहुत से हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ भाई आप लोगों ने यहाँ पे संजय वन वगैरह घूमे होंगे, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है। और इसके साथ साथ भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और भी अन्य तरीके के लोग जो हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे रहते हैं एक साथ मिलजुल के पुराने टाइम से ही। तो हिस्टोरिकली और सोशल पर्पस से देखे तो भाई इसका महत्व, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई 1990 का जो टाइम था, 1990s का जो टाइम था, इस टाइम में भाई दिल्ली में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब जब दिल्ली में भाई जनसंख्या बढ़ रही थी तो भाई लोग जो है धीरे धीरे इस महरौली वाले एरिया में भी जो है आके बसने लगे, क्योंकि भाई यहाँ पे काम धंधे वगैरह थोड़े ठीक ठाक थे और यहाँ पे जगह वगैरह भी जो है अच्छी खासी थी लोगों के रहने के लिए, तो लोग जो है यहाँ पे आके बसने लगे। अब ऐसे में भाई जनसंख्या इस इलाके में भी जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली गई। फिर भाई लोगों ने जो है यहाँ पे अपने छोटे मोटे मकान बना लिए, दुकानें वगैरह बना ली, या किराए वगैरह पर जो है रहना शुरू कर दिया। एक तरीके से बोले तो यहाँ पे जो है गरीब लोग, पुअर लोग, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग ज्यादा जो है यहाँ पे आकर बस गए और उन्होंने भाई अपना जो है घर वगैरह बना लिए छोटे मोटे, वहां के नेता वगैरह से पूछ के, जो लीडर था वहां का उससे परमिशन वगैरह लेकर। अब नेता का क्या जा रहा था, नेता ने तो भाई अपने मुंह से बोल दिया कि है भाई तुम्हें परमिशन, तुम्हें जो घर बनाने है बनाओ, जो तुम्हें दुकानें बनानी है बनाओ, और पैसे वैसे भाई घूस के तौर पे नेता ने ले लिए होंगे, इस लीडर ने खूब दबा के करप्शन करा होगा और लोग भाई नेता के कहने से मान भी गए कि भाई नेता जो है वो कह रहा है तो ये सब चीज जो है वो लीगल होगी, यानी कि कानूनी रूप से सही होगी। अब हमारे पास जो है पूरा अधिकार है इन इलाकों में अपने मकान बनाने का, दुकान बनाने का। अब जब लोगों ने भाई बना लिए तो फिर भाई इस चीज से प्रॉब्लम हुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट को। इंग्लिश में भाई आप इसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बोल सकते हो। बेसिकली भाई इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, हिस्ट्री वगैरह का पता लगाना, हिस्ट्री की चीजों को जो है ढूंढना। और मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ ये जो एरिया है भाई हिस्टोरिकल पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज भी जो है यहाँ पे नई नई चीजें मिलती रहती है दिल्ली में खुदाई के टाइम पे। तो ऐसे में भाई इस चीज के खिलाफ जो है केस वगैरह चला, तो जो भाई सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसने भाई ये ऑर्डर जारी कर दिया, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि ये सारी चीजें जो इन लोगों ने दुकान वगैरह बना ली हैं या मकान वगैरह बना लिए हैं, ये सारे सब चीजें इलीगल है और ये सब चीजें जो हमारी हिस्ट्री है उन सब चीजों को खत्म कर रही है। तो ऐसे में भाई इन इलाकों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद या हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद जो है बुलडोजर वगैरह चला दिए गए, बहुत सारे मकान, बहुत सारे दुकान वगैरह जो है तोड़ी गई इन एरियाओं में। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं भाई 2018-19 की बात कर रहा हूं। लोगों ने भाई यहाँ पे जो है लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे अपने बिजली के जो बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी दिखाए, पहचान पत्र वगैरह दिखाए, भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। इसके साथ साथ भाई कुछ के पास तो डॉक्यूमेंट्स भी थे अपने उन मकानों के जिन पे वो रहते हैं या उन दुकानों के। इंग्लिश में भाई आप उसे प्रॉपर्टी प्रोफेशन सर्टिफिकेट जो है बोल सकते हो। ये सब भी भाई दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इन सब चीजों को नहीं माना गया और उनके मकान और दुकानें जो है तोड़ दिए गए। इसी टाइम पे भाई लोगों के साथ जो है बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह हुआ, बहुत ज्यादा जो है हिंसा वगैरह हुई, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत किया गया। ऐसे में भाई लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी करा, इसकी चीज के खिलाफ विरोध वगैरह करा, सड़कों पे उतारा है भाई सारे लोग, जिसमें महिलाएं वगैरह भी थी, बच्चे वगैरह भी थे, मिलके जो है इन सब ने प्रोटेस्ट वगैरह करा, जो इनके साथ वायलेंस किया जा रहा था, जो इनके साथ हिंसा की जा रही थी, इन सब चीजों के अगेंस्ट में। बहुत से लोगों को जब भाई उनके मकान या दुकान वगैरह तोड़ा जा रहा था तो उनको उनका सामान तक निकालने नहीं दिया और डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ दिया। तो आई होप आप लोगों को ये महरौली वाला भी जो है बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। बेसिकली भाई ओवरऑल बात हमें इतनी समझ में आई इस महरौली वाले एग्जाम्पल से और वेलकम वाले एग्जाम्पल से कि भाई हम दूसरे एरियाओं को अच्छा करने के चक्कर में, उनका ब्यूटिफिकेशन करने के चक्कर में, जो वहां पे लोग रहते हैं पहले से, जिन्हें हम विस्थापित कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से, उनके भी भाई कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। उनको हमें भाई अनदेखा नहीं करना चाहिए, इग्नोर वगैरह नहीं करना चाहिए उन राइट्स को। अगर रिलोकेशन करना भी है, उन लोगों को हटाना भी है उस एरिया से, मानते हैं भाई इलीगल भी है उनका यहाँ पे रहना, तो भाई ये सारी चीजें जो है एकदम सिस्टमेटिक वे में भी हो सकती हैं। इस चीज के लिए कोई भाई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो गलत हो रहा है वो सब चीजें जो है गलत ना हो। उनको भाई रहने के लिए अलग से घर दिया जाना चाहिए दूसरे एरियाओं में, और वो घर की क्वालिटी भी जो है अच्छी होना चाहिए और वहाँ पे सारी सुविधा वगैरह भी होनी चाहिए। आई होप आप लोग जो है दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। लास्ट में भाई बस अपने आंसर में एक निष्कर्ष या कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
तो भाई 7वें क्वेश्चन में आप लोगों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है या जो दिल्ली कॉलेज है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हो सकता है भाई आप लोगों से घुमा फिरा के दोनों के बारे में पूछ ले एक ही क्वेश्चन में, या हो सकता है अलग अलग भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इस वजह से भाई मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपसे किसी भी बारे में पूछ ले तो आप इजिली लिखाओगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भाई स्थापना की गई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो शुरुआत की गई थी, वो भाई 1922 में की गई थी। और 1922 में भाई आप लोगों को पता ही है ब्रिटिश रूल था, यानी कि ब्रिटिश लोग जो है भारत में राज करते थे, उन्हीं की गवर्नमेंट जो है चलती थी भारत में। तो उन्होंने भाई इस यूनिवर्सिटी की जो है शुरुआत करी थी 1922 में, 1922 में। और उस टाइम पे भाई जब शुरुआत हुई थी तो गिनती के इसमें भाई 3 ही कॉलेज आते थे। आज के टाइम पे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 3 ही कॉलेज थे। उन तीनों कॉलेज का भाई नाम क्या था? सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज और रामजस कॉलेज। और ये कॉलेज भाई आज के टाइम तक भी जो है वर्किंग में आप लोगों को पता ही होंगे। और टोटल भाई स्टूडेंट की बात करें तो उस टाइम पे भाई 750 स्टूडेंट थे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और आज के टाइम पे लाखों स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं, आप लोगों को ये भी पता ही होगा। अब इसका भाई एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना क्यों करी गई थी, इसकी शुरुआत क्यों करी गई थी इस यूनिवर्सिटी की, उसके पीछे भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसका भाई मेन ऑब्जेक्टिव ही सबसे पहला तो यही था कि जो स्टूडेंट है उन्हें भाई एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, इस वजह से इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं इसकी शुरुआत करने का, वो ये था कि भाई लोगों में अपने नेशन को लेकर अवेयरनेस आए, अपने देश को लेके लोग जागरूक हो, वो जाने कि भाई अंग्रेज हमारे साथ क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का फर्क पता होना चाहिए, तभी वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और लोगों की भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने समाज को लेकर, अपने देश को लेकर, उनका पता होना जरूरी है। तो इन सब चीजों को भाई प्रमोट करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। हालांकि भाई उस टाइम पे रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी ये इंडियंस के पर्पज से की गई थी। इसके साथ साथ भाई थर्ड पर्पस हम ये बोल सकते हैं इसकी शुरुआत करने का कि भाई भारत के जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो भारत का भाई ज्ञान है और जो बाहर की नॉलेज है, जो ग्लोबल वर्ल्ड की नॉलेज है, वो सब भाई भारत के लोगों को मिल सके, इस वजह से इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के महत्व की, या आप सिग्निफिकेंस बोल सकते हो, इंग्लिश में इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। तो इसमें भाई सबसे पहले तो आप लोग यही बता सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई जो एजुकेशन है वो एकदम हाई क्वालिटी की प्रोवाइड कराई जाती है। फिर चाहे भाई आपकी कोई सी भी फील्ड हो, लाइक आप लोगों की कला हो यानी कि आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, सोशल साइंस हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो या एजुकेशन हो, कोई सी भी भाई आपका सब्जेक्ट हो या कोई सी भी आपकी फील्ड हो, उस सब में भाई आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके भाई बहुत से डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एकदम हाई रैंकिंग पे है। वो बात अलग है कि भाई इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ाई हैं, क्योंकि आंसर में भाई वो सब चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी भाई इंपॉर्टेंस आप ये बता सकते हो कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना भाई, ये भाई स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ताकि भाई जो स्टूडेंट है वो अपने भाई एक्सप्रेशन जो है, अपने जो विचार है, अपने जो व्यूज है या अपने थॉट जो है वो बाहर निकाल सके और समाज में अपना योगदान दे सके। इस वजह से भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को। देखा जाए तो भाई यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, लाइक यहाँ पे भाई स्टूडेंट के यूनियन वगैरह बनते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती है और साहित्य वगैरह यानी कि लिटरेचर वगैरह भी जो है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी यहाँ पे कराई जाती है, ताकि लोगों के व्यूज जो है वो और ज्यादा अच्छे निखर के आए। तीसरी इंपॉर्टेंस भाई आप ये बता सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई हर एरिया से, हर इलाकों से जो है अलग अलग टाइप के स्टूडेंट जो है आते हैं, लाइक अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को मानने वाले लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मतलब अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने, जिस वजह से भाई हर किसी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया। इसके साथ साथ भाई लोगों में यूनिटी आती है और उनके सोशल कनेक्शन भी जो है वो अच्छे होते हैं। बात करें भाई और इंपॉर्टेंस की दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आप ये बता सकते हो इसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई एक तरीके से हब है रिसर्च का और इनोवेशंस का। यहाँ से भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो अलग अलग फील्ड में कुछ बड़ा कर रहे हैं, आज के टाइम पर भी नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं हर फील्ड में। इसके साथ साथ भाई यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन वगैरह भी बहुत होते हैं। आंदोलन को भाई आप मूवमेंट बोल सकते हो इंग्लिश में।
फ्रीडम के टाइम से ही भाई, जब भारत की आजादी का टाइम था तब से लेके आज तक यहाँ पे बहुत से आंदोलन होते रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस मिलती रही है, लोग जागरूक होते रहे हैं अपने अधिकार के बारे में। इस वजह से लोग जो है तब से लेके आज तक यहाँ पे आंदोलन करते हैं। आप लोगों को आज भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने स्टूडेंट वगैरह कई बार प्रोटेस्ट वगैरह करते हुए दिख जाएंगे, मूवमेंट वगैरह या आंदोलन वगैरह करते हुए दिख जाएंगे। बहुत से भाई राष्ट्रीय नेता वगैरह या बहुत से फिलोसोफर आप बोल सकते हो, थिंकर, विचारक बोल सकते हो, या सामाजिक कार्यकर्ता जो है, सोशल एक्टिविस्ट जो है, वो भी यहाँ से निकले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भाई छात्र जो पास आउट होके निकले, वो भाई भारत के अलग अलग एरियाओं में जो है या भारत के बाहर भी भाई बहुत से एरियाओं में अलग अलग तरीके का जो है काम कर रहे हैं। बहुत से लोग भाई आप लोगों को आईएएस मिल जाएंगे, बहुत से लोग आप लोगों को जो है आईएफएस देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत से भाई न्यायपालिका में होंगे यानी कि जुडिशरी में होंगे, बहुत से मीडिया में होंगे, बहुत से अलग अलग इंडस्ट्रीज में होंगे, बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में होंगे। तो अलग अलग फील्ड में निकल के गए हैं और लोगों ने अलग अलग जो है नाम कमाया, अपना अलग अलग काम करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के। बात करें भाई आज के टाइम की, तो आज के टाइम पे भाई जैसे जैसे सब चीजें भाई डिजिटलाइज हो रही हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है डिजिटलाइज, धीरे धीरे मॉडर्नाइज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप देखते हो आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, डिजिटल लाइब्रेरी है भाई, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह है। इसके साथ साथ भाई अभी 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ये चीज भी आप लोगों को पता ही होगी। आई होप आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में समझ में सब कुछ आ चुका होगा। अब बात करते हैं भाई दिल्ली कॉलेज के बारे में। दिल्ली कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीजें नहीं है। हालांकि भाई जो दिल्ली कॉलेज है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले हो चुकी थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत हो गई थी 1885 में, और अभी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की शुरुआत पढ़ी थी भाई 1922 में। तो यानी कि भाई लगभग पूरा 100 साल का अंतर है दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में। और आज के टाइम पे भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, जो दिल्ली कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, और आज के टाइम पे भाई इसे जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस टाइम पे भाई ये जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि भाई ये 1825 से पहले यानी कि 1825 से पहले एक मदरसे था। ये मदरसे यानी कि जहाँ पे भाई वुमेन्स वगैरह को जो है थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी केयर वगैरह की जाती है, जो वुमेन्स थोड़ी अकेली होती हैं उनको स्पेशली। लेकिन भाई 1885 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इसका नाम जो है बदलकर दिल्ली कॉलेज रख दिया। और फिर भाई यहाँ पे जो है ब्रिटिश लोगों ने जो उनकी भाई एजुकेशन थी वो देना स्टार्ट कर दी, और इसके साथ साथ जो इस्लामी एजुकेशन थी वो भी देना स्टार्ट कर दी। इस्लामी क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटिश लोगों से पहले भाई भारत में कौन रहते थे? भारत में मुगल लोगों का शासन था। तो उन्होंने जो भाई एजुकेशन स्टार्ट करी थी वो एजुकेशन तो पढ़ाई जाती थी यहाँ पे, इसके साथ साथ जो ब्रिटिश लोग आए उन्होंने अपनी भी पढ़ानी शुरू कर दी, तो दोनों जो है मिक्सअप पढ़ाने लगे थे यहाँ पे। आगे चल के भाई एक व्यापारी थे, एक ट्रेडर थे, मर्चेंट आप बोल सकते हो, उन्होंने इस दिल्ली कॉलेज के लिए भाई पैसे वगैरह दिए, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करा दिल्ली कॉलेज को, ताकि भाई इसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे और अच्छा बनाया जा सके। उनका नाम क्या था भाई? साहू रामचंद्र। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भाई वो भी जो है सालाना भाई पैसे देती थी दिल्ली कॉलेज की एजुकेशन के लिए। जब भाई 1830 और 1840 का टाइम आया, 1830s या 1840s का जब टाइम आया, तो भाई दिल्ली कॉलेज जो है ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, इसकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इसमें जो है भाई बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेलिटी से आके पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे जो है इस दिल्ली कॉलेज की पॉपुलैरिटी और बढ़ती चली गई, इसकी ग्रोथ जो है और होती चली गई। बहुत से लोग भाई जो यहाँ से पढ़े थे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया था। फिर भाई 1857 का रिवोल्ट हो गया, क्रांति हो गई, जिस वजह से भाई इस कॉलेज पे जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जो ब्रिटिश सेना थी उसने भाई इस कॉलेज की जो बिल्डिंग वगैरह थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे उजाड़ दिया, और जो लाइब्रेरी थी और जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की फोर्स ने। फिर भाई जब रिवोल्ट जो है खत्म हो गया 1857 का, तो भाई इसे जो है दोबारा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, रिवाइव करने की कोशिश की गई। लेकिन जो पहले की तरह भाई इसकी ग्लोरी थी, जो वैभव था भाई इसका, यानी कि जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ चुका था ये कॉलेज अपना, वो अब नहीं रह पाया। अब फिर जाके भाई जब टाइम बीतता चला गया, फिर भाई इसका नाम जो है जाकिर हुसैन कॉलेज कर दिया गया, और आज के टाइम पे जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है।
बहुत से बच्चे भाई आप में से जो रेगुलर में पढ़ते होंगे इस कॉलेज को बहुत अच्छे से जानते होंगे और बहुत से बच्चे भाई इसमें से पढ़ के निकले भी होंगे। मेरे खुद के भाई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस कॉलेज से पढ़े भी हैं। बात करें भाई इसके इंपॉर्टेंट रोल की, इसकी भूमिका की कि एजुकेशन की फील्ड में भाई इसकी क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस दिल्ली कॉलेज का, तो उसमें भाई आप ये बता सकते हो कि इस कॉलेज में भाई जो वेस्टर्न एजुकेशन था और जो भारत के अंदर पहले से ही एजुकेशन हुआ करती थी उन दोनों का जो है मिक्सअप करके पढ़ाया जाता था। यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो अंग्रेज लेकर आए थे वो तो पढ़ाया ही जाता था, इसके साथ साथ जो पहले से ही भारत में पढ़ाई जाती थी जैसे कि इस्लामिक और अरेबिक चीजें पढ़ाई जाती थी, इसके साथ साथ रिलीजन से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, लॉ, इन सब से रिलेटेड जो है पहले से ही पढ़ाया जाता था। इसमें नई चीजें और ऐड हो गई, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, ये सारी चीजें भी पढ़ाना शुरू कर दी गई। इस कॉलेज ने भाई जो अनुवाद कार्य होता है यानी कि जो ट्रांसलेशन का काम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ट्रांसलेशन भाई किस चीज का ट्रांसलेशन, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इस कॉलेज में जो है एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, अनुवाद विभाग आप हिंदी में बोल सकते हो, जिसे भाई 1857 के विद्रोह में डिस्ट्रॉय कर देता अंग्रेजों की आर्मी ने। तो ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था भाई इसने क्या करा, जो फारसी और उर्दू की जो मॉडर्न बुकें वगैरह थी ना, जो मॉडर्न भाई सब्जेक्ट वगैरह थे लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, इन सबको जो है ट्रांसलेट कर दिया भाई फारसी और उर्दू वगैरह में, ताकि भाई और भी लोग इसे पढ़ सके जो लोग भारत में ऑलरेडी रहते हैं फारसी उर्दू पढ़ने वाले। इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स की और साइंस की जो बुक्स वगैरह थी यूरोप की, उन सबको भी भाई इसने ट्रांसलेट करा हिंदी में और उर्दू में ताकि इंडियन लोग पढ़ सके। बात करें कि भाई कुछ पॉपुलर ट्रांसलेशन क्या करी थी इस डिपार्टमेंट ने, तो भाई जो न्यूटन के गति के सिद्धांत थे या ज्योग्राफी के बुक्स वगैरह जो थी उन सबका भी भाई ट्रांसलेशन करा था इसने, ताकि भाई आम लोगों को तक भी जो है ये सारी बातें पहुंच सके, नॉर्मल लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच सके। 19वीं सेंचुरी में भाई जब लोग पुरानी शिक्षा पढ़ रहे थे ना, पारंपरिक जो शिक्षा थी भारत में जो पहले से पुरानी एजुकेशन कराई जाती थी वो पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे भाई जो दिल्ली कॉलेज था इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक और रिसर्च वगैरह जो है इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा था, बढ़ावा दिया जाने लगा था, इन सब चीजों को पढ़ाया जाने लगा था। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में भाई अभी 3rd पॉइंट का ट्रांसलेशन होना रह गया है, लेकिन जो आप नोट्स देखोगे इसमें जो है ये ट्रांसलेशन सही कर दी जाएगी, 3rd पॉइंट भी जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी तो भाई मैं आप लोगों को मुंह से बता ही रहा हूं, अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से जो है गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा। दिल्ली कॉलेज में भाई सभी लोगों को जो है पढ़ाया गया, जैसे कि जो अमीर लोग थे, जो कुलीन लोग थे, उनको तो एजुकेशन मिलती थी, इसके साथ साथ जो निम्न जाति के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे, उन्हें भी जो है पढ़ाया जाता था। एजुकेशन का एक तरीके से लोकतांत्रिकरण हो रहा था। इस दिल्ली कॉलेज की वजह से ही भाई जो भारत के लोग थे वो पश्चिमी जो नॉलेज थी, जो वेस्टर्न कल्चर था उसके बारे में जान पाए थे, उन सब चीजों से मैच कर पाए थे अपने आप को। इसके साथ साथ भाई इस दिल्ली कॉलेज की वजह से राष्ट्रीयता का भी उदय हुआ, यानी कि लोगों में जो नेशनलिज्म आया, फीलिंग आई नेशनलिज्म की, वो भाई तब आई जब लोगों ने इसमें पढ़ना शुरू करा। उन्हें पता लगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ा कि वो कितने फ्री हैं, कितने ज्यादा फ्रीडम के साथ रहते हैं। तो यहीं से भाई बहुत से लोग फिर निकल के जो है उन्होंने रिवोल्ट में, स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया और एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ये दिल्ली कॉलेज भाई एक तरीके से सेंटर भी था कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग का। बेसिकली बोला जाए तो भाई यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दी जाती थी, बल्कि भाई यहाँ पे जो है लोग अपना दिमाग, बुद्धि का यूज करते थे जब यहाँ पे आके पढ़ते थे। इसके साथ साथ भाई उनके जो कल्चर वगैरह है उन सब चीजों को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ी और ज्यादा, क्योंकि अलग अलग टाइप के जब लोग मिल के एक साथ पढ़ेंगे तो उनकी अवेयरनेस जो है बढ़ेगी। यहाँ से भाई बहुत से जो है लेखक वगैरह निकले, राइटर्स वगैरह आप बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल्स बहुत से निकले या रिफॉर्मर्स निकले, यानी कि समाज सुधारक लोग भी यहाँ से निकले, बहुत से नेता वगैरह भी निकले यहाँ से। इस कॉलेज में भाई अलग अलग रिलीजियस के लोग जो हैं वो आके पढ़ते थे, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आके पढ़ते थे, जिस वजह से जो है भाई इन लोगों में एक तरीके का बैलेंस आया, यूनिटी आई और एक एनवायरनमेंट सा बन गया था भाई इन लोगों के बीच में, जिससे भाई ये एक तरीके से लोग यूनाइट होते चले गए।
बाकी भाई आप आगे जो उस टाइम पे मेन टीचर थे उसके बारे में बता सकते हो, जो स्टूडेंट थे उनके बारे में बता सकते हो। मेन टीचर भाई आप मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बता सकते हो, जो बहुत ज्यादा फेमस थे उर्दू लिटरेचर के लिए, उर्दू साहित्य के लिए। इसके साथ साथ भाई दूसरा नाम आप लोग बता सकते हो जाकिर अली का। ये भाई साइंस के और मैथमेटिक्स के जो है बहुत ज्यादा फेमस टीचर थे। बात करें स्टूडेंट की तो यहाँ से बहुत सारे पढ़े हुए स्टूडेंट जो है उन्होंने स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था हमारा, जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हुई थी, फ्रीडम मूवमेंट जो चलाया था, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंटों ने। फिर भाई जब 1857 का विद्रोह वगैरह हुआ, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी जो भाई आर्मी थी उन्होंने जो है इस कॉलेज की बिल्डिंग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था, गिरा दिया था। लाइब्रेरी वगैरह या जो इसका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था उस सबको भी खत्म कर दिया। फिर भाई जब रिवॉल्ट वगैरह खत्म हुआ तो रिवॉल्ट खत्म होने के बाद जो है इस कॉलेज को दोबारा से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्शन करा गया इसका, और जब इसे बना दिया गया तो भाई इसका नाम जो है जाकिर हुसैन कॉलेज रख दिया गया। आज के टाइम पे जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लास्ट में भाई एक निष्कर्ष या कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा। भाई जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 8th क्वेश्चन, इसमें भाई आप लोगों से जो है टिप्पणी करने के लिए बोलेगा। इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट नोट जो है आप लोगों को लिखने के लिए बोलेगा। कोई 4 भाई आप लोगों को टॉपिक दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से भाई 2 आप लोगों को करने होंगे। एक चीज और बता दूं भाई, मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन नोट्स में आप लोगों को ये सारे टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि ये टॉपिक जो है इसके बारे में ऑलरेडी आप इतनी बातें जानते हो। फॉर एग्जांपल भाई रेफ्यूजीज कॉलोनी के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया, वेलकम जब आप लोगों को पढ़ाया था और मेहरौली के क्षेत्र पढ़ाया था, वही सारी बातें जो है इसमें बतानी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। आगे भाई आप लोग जो है रेफ्यूजीज कॉलोनी के अलावा राष्ट्रपति भवन के बारे में भी जानते ही हो। जो राष्ट्रपति भवन भाई अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसके बारे में भाई आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके से पढ़ लीजिएगा पूरे को। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना ही शॉर्ट आप लोगों को लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट में भाई ये जो टॉपिक है आप लोगों का दिल्ली की चाय और कॉफी हाउस से रिलेटेड, जो आजकल भाई दिल्ली में चाय और कॉफी हाउस है उनके बारे में। इस चीज की शुरुआत जो है वो अंग्रेजों के टाइम से ही हुई है दिल्ली में, और एक तरीके से जो ये चाय और कॉफी के जो हाउस है, जो टपरियां वगैरह होती है, एक तरीके से भाई ये पुराने टाइम से ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि भाई यहीं पे जो है बहुत सारे डिस्कशन वगैरह होते थे, बहुत सारी मीटिंग वगैरह होती थी, बहुत सारे भाई बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पे आके मिलजुल के बात करते थे, अपनी प्लानिंग्स वगैरह करते थे, और फिर उन प्लानिंग के थ्रू ही जो है उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई थी। तो बस यही चाय ठेके वगैरह जो होते हैं ना दिल्ली के, इनकी भाई थोड़ी बहुत बातें बतानी है जो आप खुद से बना के जो है बता सकते हो। इतना कुछ खास इसमें नहीं बताना है, ये टॉपिक ही भाई थोड़ा ऐसा सही है, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। लास्ट में भाई आप लोगों ने मिर्जा गालिब के बारे में बड़ा सुना होगा, जो एक शायर थे, बहुत ज्यादा फेमस शायर, और ये मुगल टाइम के शायर थे भाई दिल्ली में। तो इन्होंने भाई जो दिल्ली को अपनी शायरियों में बताया है उसके बारे में जो है आप लोगों को बताना पड़ेगा। बेसिकली भाई इन्होंने जब मुगल वगैरह रहते थे दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने भाई तारीफ करी है बहुत ज्यादा दिल्ली की और मुगल अंपायर की, और बताया है कि भाई अपनी जो इनकी शायरी वगैरह थी उनमें ये बताया है कि कैसे मुगल अंपायर ने दिल्ली को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया, बहुत ज्यादा भव्य बना दिया, बहुत ज्यादा विशाल बना दिया, एकदम सेटल्ड जो है बना दिया, और ये शहर जो है एकदम खूबसूरत दिखता है, बहुत ज्यादा जो है अच्छा दिखता है। तो जरूरी नहीं है आप लोग मिर्जा गालिब ने जो जो बातें बोली एग्जैक्टली वही लिखनी है, वो आप लिख भी नहीं पाओगे। बस सिंपली आप लोगों को यही बताना है कि जो गालिब थे उन्होंने भाई ऐसे ऐसे तारीफ करी है कि मुगल टाइम पर दिल्ली ऐसे थी। फिर जब भाई 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने भाई बहुत से अपने शायरियां लिखी, जिसमें भाई 1857 में जो भाई दिल्ली को उजाड़ा गया, मुगल साम्राज्य को उजाड़ा गया, खत्म हो गया भाई मुगल साम्राज्य, और दिल्ली की बहुत सारी जगह जो है वो खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी हिंसा हुई है, गंदा हुआ है। तो वो सारा जो है दर्द जो है इन्हें दिखा, वो सब इन्होंने अपनी शायरियों में निकाला, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये 1857 के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूं। तो यही सारी बातें जो है आप लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करनी है मिर्जा गालिब ने कि किस तरीके से भाई दिल्ली को बताया है, वही सब आप लोगों को बताना है।
तो ये टॉपिक जो है या तो फिर आप खुद से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, या ऑलरेडी भाई आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में इतना पता होगा कि आप बना के इजिली लिखाओगे। इस वजह से मैं इन्हें पढ़ाना ठीक नहीं समझ रहा, बिकॉज आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो जाएगी। बाकी भाई नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी नोट्स को परचेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस आगे वाले सेमेस्टर में या आगे सब्जेक्ट के लिए भी आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।